कैमरा ऑन कीजिएगा मिस मिशेल प्लीज। अच्छा, सेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें इसकी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज में भी रिक्वेस्ट कि सब अपने कैमरास ऑन कर लें ताकि मैं इसको मार्क कर लूँ आपकी अटेंडेंस को। फर्दर ये कि आपकी तस्वीर में शदीद गम और गुस्से का इजहार हो रहा है, प्लीज विद स्माइल। सो प्लीज 3 पे मैं आपका स्क्रीनशॉट लूंगी। 1 2 3। जी थैंक यू वेरी मच। जी सर आप प्लीज थैंक सेशन यू मिस इनिशिएट। आयशा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पावर बीआई ट्रेनिंग। हमारी ये ट्रेनिंग जो है ये एडवांस लेवल की पावर बीआई ट्रेनिंग है। ऑल दो के प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है, आपको अगर इन केस एक्सेल का भी नॉलेज नहीं है तो फिर भी आप इसमें चीज़ें सीख सकते हैं। टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं और 4 दिनों में हमने ये चारों मॉड्यूल्स जो हैं वो कवर करने हैं। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो हम डिटेल में कर रहे होंगे, कुछ में लिमिटेशंस हैं हमारे पास और हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा मॉडलिंग है तो हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, डेटा मॉडलिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पावर क्वेरी एडिटर वगैरह। डेक्स फंक्शन को हम इन डिटेल करेंगे, विजुअलाइजेशन को हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पावर बीआई सर्विसेज को नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है पावर बीआई सर्विस का। उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर प्रो प्रीमियम की हम बात करें तो वो पेड वर्जन है, लेकिन फ्री वर्जन की मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए पावर बीआई का एक्चुअल यूज़ क्या है और इससे आप क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं अगर आप पावर बीआई के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स या अपने डैशबोर्ड्स या अपने सारे डेटा एनालिसिस जो है वो शिफ्ट कर देते हैं लोग। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं जानना चाहूँगा आप सब लोग ट्रेनिंग में जो है वो आपने चूज़ की है, ये डिमांडिंग ट्रेनिंग थी पावर बीआई की और होपफुली नेक्स्ट 2 और 3 ट्रेनिंग्स जो हैं वो भी पावर बीआई के ऊपर हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आप लोग सीखना चाह रहे हैं इस ट्रेनिंग से? अपना इंट्रोडक्शन बता दें, अपना नाम, अपना डिपार्टमेंट और ऐसी क्या चीज़ है जो पावर बीआई से आप स्पेशली सीखना चाह रहे हैं। जी प्लीज़। जावेद भाई, मैं मार्केटिंग से और मेरे लिए प्राइमरली इसका पर्पस था डाटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, और डाटा मॉडलिंग, डैशबोर्ड करना, तो इसलिए मैंने इस ट्रेनिंग के हवाले से कहा। थैंक यू आदिल। आमिर रज़ा हैं। आमिर, आप भी इस ट्रेनिंग का पार्ट हैं, तो आप क्या चीज़ सीखना चाह रहे हैं और किस डिपार्टमेंट से हैं आप? आमिर अवेलेबल हैं साथ हमारे? मैंने पिंक करने सोर्स से डिटेल्स लीजिएगा। नो इशू। आमिर शफीक। जी अस्सलाम वालेकुम sir, I'm from corporate business support department. The purpose is basically internationally we देखें तो this is one of the most in demand tool and again we're all handling data statistics on daily basis, especially in a big organization like Zong. तो उस data को manipulate करना, maneuver करना for our benefit और उसको present करना in a efficient way to get something positive out of it. तो Power BI एक ऐसा tool लगता है जिसके ऊपर मतलब सीखने का मुझे काफी अच्छे से मतलब interest है, and this is something I've seen that's pretty much in the demand in the market as well. So this is what brings me here. Hoping that we can gain from the training inshallah. परफेक्ट, इंशाल्लाह। इसके बाद है हमारे साथ अकील सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज अकील सुहेल और मैं एनसीएचबी की टीम से हूँ। मेरा ज़्यादा पर्पस जो है सीखने का है वो डाटा मॉडलिंग वगैरह और स्टैट वगैरह देखने का है। अच्छा, डेटा मॉडलिंग की आपने बात की है तो एक्सेल के अंदर आपने डेटा मॉडलिंग पे काम किया है कभी? थोड़ा बहुत किया हुआ है, हाँ जी। थोड़ा बहुत किया हुआ है। पावर टूल्स के साथ या विदाउट पावर टूल्स? समटाइम्स पावर टूल्स के साथ यूज किया हुआ है, मोस्टली ज़्यादा नहीं किया हुआ है। परफेक्ट। अहमद उमर साहब, अहमद उमर फ्रॉम एसएनडी। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद। वालेकुम सलाम। और बीआई से जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ऑब्वियसली हमारी डे टू डे रूटीन के अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा सेट्स जो है उनको एनालाइज करते हैं, स्पेशली इन एसएनडी देयर इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा जिसको हम मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर एनालाइज करना चाहते हैं। सो डेटा हैंडलिंग एंड द हैसल पार्ट इन द करंट एक्सेल जिसकी लिमिटेशंस हैं ऑब्वियसली,
जहाँ के ऊपर या तो फिर आपको स्विच करना पड़ता है इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक ओरेकल पे आप मूव कर जाएंगे या इस तरह. सो आई थिंक विद दिस यहाँ पे पावर बीआई के साथ उस डेटा की मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन और उससे डेटा इन्फ्रेंस के ऊपर भी उससे इन्फ्रेंस ड्राइव करना और उस पर डिसीजन लेना वुड बी बेनिफिशियल फैक्टर जो कि राइट फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल टिल द अपर हायरार्की उनके लिए आसान हो जाएगा. सो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस. अच्छा अहमद, आपने एक बात की है कि आपको किसी पॉइंट पे आके ओरेकल या एसक्यूएल की तरफ मूव करना पड़ता है. वो कौन सा पॉइंट होता है? आप बिग डेटा की बात कर रहे हैं या कि आप बिग डेटा की बात? बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ डेटा की नंबर 1. 2 is obviously Excel की limitation है कि एक certain rows के बाद you cannot go beyond that. So effectively वहाँ पे आपके जो Excel है current वो बिल्कुल वहाँ पे वो फारिग हो जाता है जिसको कहते हैं. So I think with this इसमें आपके पास जो डेटा जब आप import कर रहे होते तो obviously there are millions of rows जिसको आप एक ही वक्त के अंदर जो है वो import करके उसके against आप डेटा derive करके और उसके ऊपर inference derive कर सकते हैं. So this is what I think. अच्छा इसमें ना बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अहमद, मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ एक्सेल की भी खूबसूरती. एक्सेल के अंदर भी आप मिलियंस ऑफ रोज को हैंडल कर सकते हैं. आप एक टेबल अप टू 1 GB जो है वो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पावर टूल्स यूज़ करते हैं. अब बेसिकली पावर बीआई क्या चीज़ है? पावर बीआई इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 एक्सेल टूल्स. नंबर 1 पावर पिवट, नंबर 2 पावर क्यूरी एंड नंबर 3 पावर व्यू. तो इन तीनों को कंबाइन करके एक पावर पिवट बना दिया गया था, पावर बीआई बना दिया गया था. और इस पावर बीआई को फर्दर एनहांस करने के लिए, इसमें मज़ीद चीज़ें खूबसूरत करने के लिए इसका विजुअलाइजेशन टूल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और इसका जो पावर बीआई सर्विस का ऑप्शन है, ऑनलाइन का जो ऑप्शन है वो बहुत बेस्ट है. उसमें यूज़र मैनेजमेंट आ जाती है, डेटा सेट्स, डेटा फ्लोज, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. परफेक्ट. इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें जो है ये डिस्कस कर रहे होंगे. अरसल साहब, आप तो पहले ही बहुत ज़बरदस्त डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो आपने क्या सीखना है इस ट्रेनिंग में? अरसल खान. It's a very nice medium to present. अच्छा इको, आई होप आप लोग काफ़ी लोग एक ही रूम में बैठे हुए हैं. It's a very nice medium to present like your data. To be honest, और फिर मॉडलिंग भी बहुत अच्छी तरह, बहुत like एक पॉश, बहुत एक स्लीक से लाइन आ जाता है तो आप अपने डेटा प्रेजेंट कर रहे होते हो. और फिर जो like सारी जो कंपनी जो है वो एक्चुअली आप अपने प्रीरेक्विजिट को ये करती है कि आपको अगर आपने इस वाली फील्ड के लिए करना है तो प्रीरेक्विजिट लगती है कि आपको पावर बीआई यूज करना आना चाहिए, फिर पावर पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता होती है. अच्छा आप क्या समझते हैं, आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे जाके आप स्ट्रक हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें कुछ नया आपको सीखने को मिल जाए, जो आपकी लाइफ वहाँ पे जाके इजी हो जाए? एक्सेल तो बहुत वास्ट है, अभी तक मैंने तो आधा भी नहीं सीखा, मैंने जो सीखा है आपसे ही सीखा. अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं ज़ाती तौर पे पावर बीआई को इसलिए पसंद करता हूं कि यहाँ पर जो आपके फिल्टर्स हैं वो बड़े इजीली अप्लाई हो जाते हैं, विजुअल्स बड़ा इजीली अप्लाई होते हैं. आप क्वेश्चन आंसरिंग के ज़रिए वो सारे काम कर सकते हैं. और फिर आप डेटा को बहुत आराम से पकड़ सकते हैं. लाइक इसके लिए कोई इंपोर्ट करने का मसला भी नहीं है. ठीक है कि जो पीछे बैकिंग है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो अनलाइक ये नहीं, एक्सेल भी है लेकिन एक्सेल लैग बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाता है. अब इसमें बहुत ज़्यादा डेटा, वो इतना ज़्यादा डेटा है तो पावर बीआई परफेक्ट. ठीक है जी. आसिम, आपने वैसे काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पहले बता दी हैं जब जुनेद से सेशन हो रहा था. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे नॉलेज के लिए आप बता दें जो आप स्पेसिफिकली सीखना चाहेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर? ये प्लीज़ जो लोग बात कर रहे हैं उनके अलावा बाकी अपने माइक म्यूट करते हैं. उससे ये होता है कि वो एक इको या वो जो नॉइस है वो क्रिएट नहीं होता. आसिम सिद्दीक हैं साथ हमारे. मिस आसमा. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. मैं CNCM टीम से हूँ एंड पावर बीआई में इसलिए सीखना चाहती हूँ कि फ्यूचर में मैं परस्यू करना चाहती हूँ इस साइड पे, डाटा एनालिटिक्स साइड पे. सो आई गेस दिस इज द बेसिक टूल जो रिक्वायरमेंट है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सीखने में लाइक रिक्वायर्ड होती है. आप कहीं पे भी जाओ तो उसके लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ये आनी चाहिए. सो ये एक स्किल जो मैं अपने उसमें स्किल सेट में लाइक ऐड करना चाहती हूँ. आज़ाद खान. आज़ाद हैं हमारे साथ. दानिश.
ये दानिश हबीब तो नहीं है? दानिश भी नहीं है। फरुख जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाफिज साहब, फॉर मी बेसिकली हम लोग मैंने जो अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस किया है, हम लोग सारे एक्सेल में बहुत काम होता है टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स में, ऐसे ही है। और जिसकी इम्पोर्टेंस मुझे फील होती है वो विजुअलाइजेशन है और डिसीजन मेकिंग। जितना विजुअलाइजेशन अच्छी होगी, डाटा मैनेजमेंट इतनी अच्छी होगी, उतनी डिसीजन मेकिंग भी उतनी ही अच्छी हो सकती है। एक चीज जो मुझे लगता है कि हम लोग लैग करते हैं वो शायद सेंट्रलाइजेशन में लैग करते हैं। मतलब हम अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे शायद एक्सेल में बहुत काम हो रहा होता है, बट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज कि क्या हम पावर बीआई में अपनी विजुअलाइजेशन कितनी बेहतर कर सकते हैं, और क्या हम इसको सेंट्रलाइज सर्वर के तौर पर या सेंट्रलाइज विजिबिलिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी कि आप पावर बीआई की पावर देखना चाह रहे हैं कितनी है, तो ये बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह आप जब ट्रेनिंग में आगे चलेंगे तो आपको ये चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। हसन या हसान है हमारे साथ। हिना सफदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम फ्रॉम एनसी और पीएमओ फंक्शन से है, तो हमारा काम बेसिकली रिपोर्टिंग से बहुत ज़्यादा होता है और प्रेजेंटेशन से, और आई गेस पावर बीआई मुझे हेल्प करेगी कि विजुअलाइजेशन बेहतर हो सके और ट्रैकिंग बेटर हो सके। एक्सेल पे भी डैशबोर्ड बन जाता है, बट अगर विजुअलाइजेशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है पावर बीआई में तो व्हाई नॉट। परफेक्ट। इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, आई एम फ्रॉम एसएनडी और बेसिकली इस ट्रेनिंग से जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक्सेल में मोर और लेस वेरी केपेबल टूल, इट्स अ वेरी केपेबल टूल और उससे मोर और लेस वो चीज़ हम कर सकते हैं। बट देन अगेन व्हेन इट कम्स टू इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, आई कैची डैशबोर्ड्स और प्रोसेसिंग पावर, प्रॉब्ली पावर बी इज स्लाइटली बेटर और मे बी अ लॉट बेटर। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि बेसिकली इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स हों, अपने डेटा सोर्सेज को डायरेक्टली पावर बीआई के साथ प्लग इन करके थ्रू डिफरेंट एपीआईज या जिस तरह भी से इसको प्लग इन किया जाता है, तो उसकी कैसी विजुअलाइजेशन फॉर्म बनाई जा सके जो कि रन टाइम के ऊपर, एडहॉक बेसिस के ऊपर प्रॉब्ली इंटरैक्टिव हो आपके साथ, और सेकेंडली स्टैटिक ना हो। थर्डली ये कि उसकी प्रोसेसिंग पावर थोड़ी सी बेहतर हो एक्सेल से, ताकि आपका प्रोसेसिंग टाइम कम हो सके। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, तो लेट्स सी कि क्या होता है। मिशाल रजा। मिशाल का हो गया पहले? नहीं जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरा नहीं हुआ एक्चुअली। सो आई एम आल्सो फ्रॉम एसेंस मैनेजमेंट टीम में से हूँ। सो बेसिकली वी आर द कस्टोडियंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेटा टू आवर डिपार्टमेंट एज वेल, इंटर डिपार्टमेंट भी। तो इसमें सिंस नेशनली डेटा को हम लोग देख रहे हैं, तो एक्सेल में यूजुअली ये इश्यूज आ रहे होते हैं। पावर क्वेरी तो हमेशा यूज ही करनी पड़ी होती है, रोज एक्सीड और इस तरह का। प्लस द प्रोसेसिंग टाइम इज इट बिकम्स अ ह्यूज चैलेंज। तो इसलिए आई थिंक दिस वुड बी अ बेटर टूल जो थोड़ा सा काम को फास्ट पेस कर देगा, एंड देन just it's good with the visualization as well. तो वो डेटा अंडरस्टैंडिंग में जो है फैसिलिटेट कर देगा। और मेन आई थिंक कि वो इट्स अ पावरफुल टूल। तो वो जो प्रोसेसिंग टाइम वगैरह है और जो एक्सेल अक्सर क्रैश कर जाता है इन केस ऑफ ज्यादा डेटा वगैरह हो, तो उन चैलेंजेस को जो है फैसिलिटेट करेगा एलिमिनेट करने में। So that's what I'm seeking from this training, कि उसके बाद ये टूल पे हम मूव ऑन कर सके rather than just simple Excel। इंशाल्लाह ज़रूर आप मूव करेंगे। बिलाल खालिद। बिलाल, आप तो सीएसई में आए हो। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, मैं सी में होता हूँ, नेटवर्क इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली मेरी बस जो बेसिक ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हमारा ऑप्शन डैशबोर्ड्स यूज कर रहे होते हैं एक्सेल, वो वी आर डूइंग एक्सेल, लेकिन स्टिल थोड़ा सा हैवी हो जाता है कभी कभी। तो दैट्स व्हाई आई थिंक सो दिस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न, जिसकी वजह से हम बिग डाटा जो है, या डाटा मॉडलिंग या डाटा हम कुछ इस टाइप का प्रेजेंट कर सकें जिसमें हम। बिलाल, जो मुझे समझ आई, आप बिग डेटा हैंडलिंग के लिए इस टूल को यूज़ करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है? जी 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 बिल्कुल। ठीक है। मोहम्मद उमर। नैयर अब्बासी। जी अस्सलाम वालेकुम। हामिद साहब,
नेटवर्क कंस्ट्रक्शन से हूँ एंड दिस इज समथिंग न्यू एंड डाटा मैनेजमेंट और उसकी जो विजुअलाइजेशन है, उसकी प्रेजेंटेशन है, परहैप्स दीज आर द सम पावरफुल फीचर्स जो कि मुझे अपील करे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह इन एरियाज को वर्कआउट करके ना इससे फायदा उठाया जा सकता है इंशाल्लाह। थैंक यू। राना जाहिद साहब। जी थैंक यू वेरी मच आबिद साहब। मैं चैनल टीम से हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से दोस्तों ने, उमर भाई ने, मिस मिशाल ने और बाकी दोस्तों ने भी जो हैं, क्योंकि हमारा सेम डिपार्टमेंट है, सेम एसएनडी से हैं, मैं रीजनल से हूँ, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आता है वो डाटा हैंडलिंग के लिए आता है, बिग डाटा को हैंडल करना। और बहुत सी सपोर्ट आपसे अक्सर मैं लिया करता हूँ, आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि वो जो चीज़ें जहाँ पर लिमिटेशंस आ जाती हैं एक्सेल में, तो उसको एक स्टेप आगे जाके हम लोग जो है वो पावर बीआई की तरफ जाते हैं ताकि हम लोग अपने डाटा की डाटा मॉडलिंग, उसकी विजुअलाइजेशन को अच्छा बना सकें, क्योंकि हमारा बहुत से डेली बेसिस के ऊपर बिग डाटा के ऊपर काम चल रहा होता है, एनालिसिस चल रहे होते हैं, और इसी तरीके से हम लोग डैशबोर्ड बना रहे होते हैं। तो आई होप कि पावर बीआई ट्रेनिंग जो है ये मेरे लिए बेहतर होगी और मुझे हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। राना साहब ये बहुत ज़बरदस्त होगी आपके लिए। रिहान सलीम। वालेकुम सलाम। आई एम फ्रॉम कॉर्पोरेट बिजनेस सपोर्ट डिपार्टमेंट। मैं ये ट्रेनिंग इसलिए ले रहा हूँ कि बेसिकली एक्सेल की काफ़ी हद तक लिमिटेशन है, मतलब जब बड़ा डाटा हो जाता है तो वो स्टक करना शुरू हो जाता है, उसकी प्रोसेसिंग पावर जो है ना उसको होना शुरू हो जाती है। बेसिकली एक्सेल से पावर बीआई की तरफ शिफ्ट करने का मकसद ये है कि एक तो प्रोसेसिंग स्पीड है तो बंदा जल्दी काम कर ले, और इसमें विजुअलाइजेशन काफ़ी हद तक बेहतर है और थोड़ा काफ़ी हद तक ये यूज़र फ्रेंडली है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस ट्रेनिंग के बाद रिपोर्टिंग बेहतर हो जाएगी और अच्छी विजुअलाइजेशन, मतलब मैं जल्दी डिसीजन मेकिंग कर सकूँगा। थैंक यू रिहान। सैयद अली शाह। Sir, I am from NC Rollout. Completely new है मेरे लिए. Actually, I have heard about it many times from everyone. मैं the data I am working on, हाँ डैशबोर्ड से उसका काम चल सकता है. Being the hot cake right now, it is a completely new thing I want to learn for my own progress and for the work I'm doing. Maybe I can just like do something, mold it for myself and learn something really new. So काफी interesting लग रहा है. तो जी उमर जाहिद ट्रेड में कहाँ पे काम आएगा आपके लिए? उमर जाहिद अवेलेबल है हमारे साथ? सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरा तो जो है क्या नाम है, एज यू नो मैं तो ट्रेड मार्केटिंग देख रहा होता हूँ सीपीपीएस में। मेरे इतनी ज़्यादा डेटा हैंडलिंग वगैरह ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग इज के मेरी भी एक्सेल की नॉलेज बहुत लिमिटेड है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेनिंग अपनी वो नॉलेज इनहेंस होगी और ये नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अगर जो है ट्रेड में नहीं तो आगे फर्दर किसी डोमेन में इसको सीख के यूज़ किया जा सकता है। ये आपको ट्रेड में ही काम आएगा और मैं आपको इसके मल्टीपल यूजेज बताऊंगा ट्रेड के अंदर रहते हुए। आपके डेटा को यूज़ करके हम किस तरह से उससे बहुत अच्छी रिपोर्ट्स या विजुअल्स जो हैं वो बना सकते हैं। डन सर, डन इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे साथ उज़ैर हैं, उज़ैर आसिफ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उज़ैर फ्रॉम चैनल जी सीपीपीएस सेंट्रल है और नई चीज़ है और इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद की अपनी रिपोर्टिंग में देख इसको फर्दर इसका यूज़ चेक करेंगे आप। यासिर रफ़ी साहब आई थिंक ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन आप बताएं आप क्या सीखना चाहते हैं इसमें से? आई थिंक यासिर इज ऑन कॉल। अभी भाई यासिर भाई जो हैं वो फोन कॉल पे हैं। जी जी अच्छा इस कोई और रह गया बंदा इंट्रोडक्शन में? परफेक्ट। आपने मेरा नाम स्किप कर दिया है। अजहर है फ्रॉम सीएम। माजरत अजहर जमाल जी। अजहर आई थिंक हमारी ये दूसरी या तीसरी ट्रेनिंग है कि कभी एक्सेल के ऊपर भी मुलाकात हुई थी आपसे। ये हमारी एक्सेल आपने हमें सिखाया था। बेसिकली इस ट्रेनिंग में आने का मकसद भी जो है ना वो बेसिकली टू कोर थिंग्स हैं, एक डाटा मॉडलिंग, दूसरा विजुअलाइजेशन। मॉडलिंग एक्सेल में ऑल्दो कि हम काफ़ी चीज़ें फोरकास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी आपको एक कैलकुलेटर बना लेते हैं और एक फैक्टर जो है ना उसमें से निकालना हो तो फिर आपको दोबारा से री इन्वेंट द व्हील वाले चक्कर आ जाता है।
प्लस जो विजुअलाइजेशन मैंने इसकी देखी है पावर बीआई की, डायनामिक इंटरेक्टिव, वो चीजें जो है ना वो अगर आप एक्सेल में बना रहे हो तो उसमें फिर आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, स्पीडोमीटर बनाना पड़े तो एक्सेल में हमारी दिहाड़ी खप जाती है और यहाँ पर बना नया मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो याद होगा आपको जब मिलके बैठ के बनाया था स्पीडोमीटर तो कितना टाइम लगा था। ऐसे ही इसीलिए यहाँ आने का मकसद है कि वो जो प्रोसेसिंग टाइम है ना उसको जो है एलिमिनेट किया जा सके या रिड्यूस किया जा सके। थैंक यू वेरी मच अजहर। अच्छा गाइस, ट्रेनिंग जो है मेरी कोशिश ये होगी कि इसको आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाऊं। उसके लिए मैं शायद कुछ आपको असाइनमेंट्स भी दे रहा हूं, और ये असाइनमेंट्स जो होंगी ये बेसिकली एचआर की रिक्वायरमेंट है। हर ट्रेनिंग में एक वीडियो ऑन करवा के ट्रेनिंग देना, और ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से है। दूसरा जो है असाइनमेंट्स जो है ये आपने टाइमली सबमिट करनी है, और आपको ट्रेनिंग एंड से, ट्रेनिंग के एंड पे एचआर की तरफ से मे बी आपको उसका ट्रेनिंग का स्कोर जो है वो भी दे दिया जाए कि आपके असाइनमेंट्स में कितने कितने मार्क्स आए हैं। टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं इस ट्रेनिंग के। डेटा मॉडलिंग है, जिसके अंदर डेटा मॉडलिंग में गेटिंग डेटा आ जाता है, डेटा रिलेशनशिप बिल्डिंग है, उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, पावर क्यूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम डेटा मॉडलिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, और हम इन डिटेल और इन डेप्थ इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑटोमेशन का टूल है वो उसकी लिमिटेशन है, तो हम बाकी चीज़ों को डिटेल में कर लेंगे। डेक्स एक्सेल के अंदर आप यूज़ करते हैं एक्सेल फार्मूलाज, एक्सेल फंक्शंस जिनको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर हम डेक्स यूज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। तो ये बेसिकली मोर और लेस उसी तरह से हैं जिस तरह से आप एक्सेल में फार्मूला लिखते हैं। अगर आपको एक्सेल फार्मूलाज या एक्सेल फंक्शंस के बारे में नॉलेज है तो फिर आपके लिए डेक्स कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। लेकिन डेक्स को जब आप एडवांस लेवल पे ले जाते हैं ना, तो ये उसी तरह का काम करना शुरू कर देता है जिस तरह का हम VBA से काम ले रहे होते हैं, या एडवांस लेवल की कैलकुलेशन से हम कर सकते हैं। तो डेक्स फंक्शन जो है ये बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ पावर BI में यूज़ नहीं होता, ये एक्सेल में भी यूज़ होता है। अगर आप पावर पिवट की बात करें या पावर क्यूरी की बात करें, पावर क्यूरी में तो डेफिनेटली आप M लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और यहाँ पर डेक्स यूज़ करते हैं। पावर पिवट में आप SQL में यूज़ करते हैं, पावर ऑटोमेट में करते हैं, इसके अलावा पावर एप्स में करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में डेक्स ही यूज़ होता है। विजुअलाइजेशन जो है ना, ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, लेकिन ये सबसे आसान है। पावर BI की ट्रेनिंग में सबसे ईजी जो स्टेप्स हैं वो विजुअलाइजेशन के हैं। पावर BI में जो जहाँ पे जाके बंदा स्टक होता है ना, वो गेटिंग डेटा में जाके स्टक होते हैं। मैक्सिमम लोग गेटिंग डेटा या डेक्स में स्टक हो जाते हैं, बाकी चीज़ें उनके लिए पीस ऑफ केक होती हैं। तो विजुअलाइजेशन सबसे आसान है। सिंपली जिस तरह से आप पिवट टेबल एक लगाते हैं, आपने एक विजुअल ड्रॉ करना है, उसके पिवट में रोज़ या कॉलम में या वैल्यूज़ में जाके वैल्यूज़ फेंकनी है, तो ऑटोमेटिकली विजुअल अपडेट हो जाएगा। वो ग्राफ किसी तरह का भी हो सकता है। हम कोशिश करेंगे डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करें। खूबसूरती इसमें क्या है? खूबसूरती ये है कि इसमें ना थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टच भी है। आपने एक क्वेश्चन किया पावर BI से, और बदले में उसने आपको एक ग्राफ बना के दे दिया। आपने लिखा था कुछ अपने डेटा के हवाले से, और आपको बदले में एक ग्राफ मिल गया। उसको आप फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, डीप डाउन जा सकते हैं। आपको मुख्तलिफ उसके जो है वो एक्सपेक्ट्स दिखाता है कि यहाँ से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने रेवेन्यू के ट्रेंड लिए 4 क्वार्टर्स के, और आपने देखा Q3 के अंदर रेवेन्यू में डिप था। अब रेवेन्यू में डिप कहाँ पे था? वो अब आपने बहुत सारे डायमेंशंस डेटा के अंदर डाले होते हैं, जैसे 2G 3G का डायमेंशन है, GSM MEB इंटरनेट सिम का है, सब रीजन लेवल के डायमेंशंस हैं, या ग्रिड लेवल के डायमेंशंस हैं। तो ये आपको एंड तक लेके जाता है कहाँ से आपको डिप आया था, और बड़ा इजीली आप वहाँ तक मूव कर जाते हैं। इंस्टेड ऑफ कि एक्सेल की तरह आप चीज़ों को फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं, पिवट लगाते जा रहे हैं, एनालाइज करते जा रहे हैं, और बड़ी पूरे दिन की खपने के बाद आप वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये सिंगल क्लिक के साथ आपको बता देता है कि इशू कहाँ पे था। और लास्ट पे है पावर BI सर्विसेज। तो पावर BI सर्विसेज बेसिकली ऑनलाइन सोल्यूशन है ऑटोमेशन के लिए। बड़ा बेस्ट टूल है ये। पावर BI सर्विसेज में आपको जो मेन चीज़ें होती हैं, वर्क स्पेस क्रिएशन होती है, यूज़र मैनेजमेंट होती है, इसके अलावा डेटा सेट्स और डेटा फ्लोज होते हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, और उनकी बेसिस के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट्स अपने डैशबोर्ड मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से देख सकते हैं, या दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप पावर BI सर्विसेज यूज़ नहीं करते तो ये आपके लिए ऐसा ही है जैसा आप एक्सेल के ऊपर काम कर रहे थे। सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि आपका जो डैशबोर्ड है वो खूबसूरत हो जाएगा, या आप बड़े डेटा को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकेंगे। पावर BI सर्विसेज यूज़ ना करने का ये नुकसान है। अगर पावर BI सर्विसेज करते हैं, आपने रिपोर्ट बनाई, पब्लिश कर दी,
अब यूज़र्स आपने क्रिएट किए या यूज़र्स आपने ऐड किए वहाँ पे और उनके साथ वो रिपोर्ट शेयर कर दी, तो वो उसी तरह से हर बंदा अपनी अपनी राइट्स के हिसाब से रिपोर्ट को व्यू कर सकता है। फिर इसकी रिपोर्ट को आप वेबसाइट पे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में कहीं पे भी एम्बेड भी कर सकते हैं। तो आपने एक रिपोर्ट बनाई और उसको आप वेबसाइट के ऊपर शो करना चाह रहे हैं तो बड़ा इजीली आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई पिक्चर लगाते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर या वीडियो लगाते हैं और आप उसको वहाँ से यूट्यूब की वीडियो या कोई पिक्चर जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, मेन जो फोकस है ना वो 3 चीज़ों के ऊपर है इसमें, ऑटोमेशन, डायनामिक टूल्स और विजुअलाइजेशन। ये 3 चीज़ें हैं। अब बेसिकली इन 3 चीज़ों को हम डिफरेंट टूल्स की मदद से सीख रहे होंगे। आई होप कि आप सब ने पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली होगी या आईटी से करवा ली होगी। अगर नहीं भी हुई तो वो करवा लें। विंडोज 7 वालों को थोड़ा सा इशू आएगा कि वो अपडेटेड वर्जन यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ विंडो 10 वाले यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आई होप दिसंबर 2020 का या जैन 2021 का जो वर्जन है वो सर्च करके डाउनलोड करना होगा और वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर आप लोग ऐड नहीं हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी जो मोस्टली असाइनमेंट्स होंगी वो उसी के ऊपर हम सेंड कर रहे होंगे आपको, और आपके क्वेश्चंस हैं या कोई और सर्वे है या कोई भी क्विज़ है तो वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर हो रही होंगी। अच्छा जी, ये वेलकम पेज है पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन का, अगर आप सबको नज़र आ रहा होगा, आई होप। नज़र आ रहा है आप। अच्छा, इसकी ना एक और लिमिटेशन है पावर बीआई की। लिमिटेशन नहीं है कह सकते आप, वो एक टेक्निक है पावर बीआई की जो कि वो कंपनीज़ को ऑनबोर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप अपने प्राइवेट ईमेल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो आप जीमेल, याहू या आउटलुक या इनसे आप पावर बीआई सर्विस का अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। आपको अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी यूज़ करना पड़ता है या स्टूडेंट ईमेल आईडी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपका वर्क ईमेल आईडी है उसके ऊपर बेसिकली पावर बीआई का अकाउंट क्रिएट होता है अगर आपने पावर बीआई सर्विसेज यूज़ करनी है। इसके फिर आगे लाइसेंस आ जाता है, फ्री लाइसेंस है, प्रो है, प्रीमियम है। तो उसकी अपनी फ्री में तो आपको कुछ नहीं देना पड़ता, प्रो में $5 पर यूज़र पर मंथ देने पड़ते हैं, प्रीमियम में आई थिंक $10 हैं, और एक और भी है उसका मुझे नाम याद नहीं है, एंटरप्राइज, उसमें $20 पर यूज़र पर मंथ देने पड़ते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको क्योंकि जो मुझे फीलर आया है मोस्टली लोग जो है वो पावर बीआई प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। बिल्कुल उसी तरह से जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बाकी टूल्स होते हैं उसी तरह के टूल्स यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे। जैसे अगर आप देखें तो सबसे टॉप पे टाइटल बार है, टाइटल बार में अनटाइटल्ड लिखा होगा, साथ पावर बीआई डेस्कटॉप लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली इसी वजह से इसको टाइटल बार कहते हैं। राइट साइड पे देखें तो अकाउंट नेम है, जैसे मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है अकाउंट तो मेरा आबिद मकसूद लिखा हुआ आ रहा है। लेफ्ट साइड पे सेव, अनडू और रीडू के बटन है। ये वो सारी चीज़ें जो बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। फ़र्क आपने पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल करना है, ये आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से फ्री आपको मिल जाएगा डाउनलोड के लिए। आईटी को कहेंगे तो आईटी आपको इंस्टॉल कर देगी, उनके पास ओल्ड वर्जन्स भी पड़े हुए हैं। अच्छा, अब पावर बीआई डेस्कटॉप की कंपटीशन में क्या क्या चीज़ें हैं, ये बेसिकली इस टाइम पे ना क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कंपटीशन चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, उसमें गूगल भी है, उसमें अमेज़ॉन भी है, सेल्स फोर्स भी है, और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने क्लाउड जो है वो क्लाउड सिस्टम बनाए हुए हैं। लेकिन जो डेटा एनालिसिस के लिए ना जो ज़्यादातर लोग रेकमेंड करते हैं वो 3 है। डेटा एनालिसिस के लिए आप AWS पे जा सकते हैं, आप गूगल पे जा सकते हैं, या आप माइक्रोसॉफ्ट पे जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड को एज्योर कहते हैं, गूगल के क्लाउड को गूगल क्लाउड कहते हैं, और अमेज़ॉन के AWS क्लाउड है। विजुअलाइजेशन के 3 टूल ज़्यादा पॉपुलर हैं, पावर बीआई, गूगल डेटा स्टूडियो और टैब्लो। टैब्लो पे मैंने ज़ाती तौर पे खुद भी अभी तक काम नहीं किया हुआ, गूगल डेटा स्टूडियो और पावर बीआई पे मैंने बहुत काम किया है, और इनकी इन डेप्थ में आपको चीज़ें बता भी सकता हूँ। अब अच्छा, अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं पावर बीआई में और गूगल डेटा स्टूडियो में। पावर बीआई के लिए आपको जब भी आपने डेवलपमेंट करनी है तो स्पीड और एफिशिएंसी के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन बना दी जो कि आप डाउनलोड करें, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, तसल्ली से काम करें, उसके बाद पब्लिश कर दें।
गूगल डेटा स्टूडियो में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन ही सब कुछ करना पड़ता है। आप लाइव अवेलेबल हैं सिस्टम के ऊपर, ऑनलाइन से बैठे हुए हैं और वहीं पे आप चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, वहीं से डेटा जो है वो लिंक कर रहे हैं। तो पावर बीआई के केस में अगर आपने एक्सेल की शीट को लिंक करना है तो आपके सिस्टम में एक्सेल की शीट का होना ज़रूरी है, या आप वन ड्राइव पे या गूगल ड्राइव वगैरह पे भी रख सकते हैं। आमिर, पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पावर बीआई डेस्कटॉप यूज़ करेंगे। अच्छा, लेकिन गूगल डेटा स्टूडियो के केस में आपको पहले गूगल ड्राइव के ऊपर अपनी एक्सेल शीट जो है वो उसको अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको एक्सेस करें और उसके ऊपर आप रिपोर्ट बनाएं। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं उस टूल के ऊपर जिसके ऊपर हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, यानी कि पावर बीआई। पावर बीआई डेस्कटॉप में अगर आप टाइटल बार के नीचे देखें तो आपको मेन्यू बार नज़र आएगा, फाइल मेन्यू है, उसके बाद होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू और हेल्प है। ये सारे टूल्स जो हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर टूल को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और किसी दूसरे को कम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर कोई बंदा डेवलपर माइंडसेट का है तो वो हो सकता है डायरेक्टली इसमें आर लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज ओपन करे और उसी के ऊपर सारी विजुअलाइजेशन, सारी डेटा एनालिसिस, हर चीज़ करना शुरू कर दे। और एक बंदा जो है वो बिल्कुल डेटा या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिटेल में नहीं समझता, तो वो क्या करेगा, वो विजुअलाइजेशन के ऊपर डायरेक्टली जाके काम करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए वो विजुअलाइजेशन के जो टूल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, इसमें होम में अगर आप देखें तो यहाँ पर गेट डेटा का ऑप्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहली हमारी जो चीज़ होगी वो गेट डेटा के ऊपर होगी। मल्टीपल सोर्सेज से आप डेटा ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा सोर्स जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो और उससे डेटा लेना पड़ जाए तो उसके लिए एपीआईज़ का हम यूज़ करते हैं। एपीआई हर उस प्लेटफॉर्म ने अपनी क्रिएट की होती है जिसका डेटा सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपने फेसबुक के डेटा लेना है, फेसबुक से आपने डेटा यूज़ करना है, तो फेसबुक की एपीआई आपको यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। वो ये सारी एपीआई फ्री हैं। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी होते हैं जहाँ से आपको एपीआई भी परचेज़ करनी पड़ती है, जैसे बॉक्स मैप की एपीआई जो है वो आपको परचेज़ करनी पड़ती है। हमारी ट्रेनिंग में जो सोर्सेज हम यूज़ करेंगे, हम एक्सेल को यूज़ कर लेंगे, हम टेक्स्ट फाइल को यूज़ कर लेंगे, हम एक फ़ोल्डर को इंपोर्ट कर लेंगे जैसे एक्सेल में करते थे कि फ़ोल्डर की एक ही टेबल में कन्वर्ट करना, या एसक्यूएल को हम यूज़ कर लेंगे, एसक्यूएल से डेटा कैसे लेके आते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई डेटा सोर्स हुआ या आप कोई वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आप मुझसे वेबसाइट के लिए आप बेशक अलग से मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा। अलबत्ता वो इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, वो एक सेपरेट टॉपिक आ जाता है, लेकिन वो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है वो भी। अच्छा, पावर बीआई डेटा सेट्स जो है ना, ये हमेशा हम क्रिएट करते हैं पावर बीआई सर्विस में। वहाँ पे डेटा सेट और डेटा फ्लोज क्रिएट होते हैं और उसके बाद उनको लिंक किया जाता है पावर बीआई डेस्कटॉप से, ताकि आप उसके ऊपर एक रिपोर्ट या डैशबोर्ड क्रिएट कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्यूरीज हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टूल हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम पावर क्यूरी एडिटर को यूज़ करते हैं। पावर क्यूरी एडिटर आप लोगों ने एक्सेल में भी देखा होगा, लेकिन वहाँ पर नॉर्मली हम लोग इतना ज़्यादा उसका यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर पावर क्यूरी एडिटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। फिर विजुअल्स आ जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, और उसके अलावा आप ऑनलाइन विजुअल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस कैलकुलेशंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये डेक्स के टाइम पे हम इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। अच्छा, एक्सेल के अंदर आप क्या करते थे कि आप एक्सेल में एक वर्कबुक क्रिएट करते थे और उस वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स क्रिएट करते थे, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और फिर शीट को रीनेम कर लेते थे। यहाँ पर एक रिपोर्ट होगी, उसका नाम हम रिपोर्ट कहेंगे, जो जिस तरह वहाँ पे वर्कबुक कहते थे, और उसके अंदर मल्टीपल पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, और हर पेज को आप रीनेम कर सकते हैं और उसमें मल्टीपल विजुअल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विजुअल्स हैं, की इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसके बाद क्यूए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्यूए जो है ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है विजुअलाइजेशन के अंदर आके। पावर प्लेटफॉर्म को हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप से मोबाइल क्रिएट होती है। होपफुली एक ट्रेनिंग मैंने इसकी भी सजेस्ट की हुई है एचआर को, अगर उस ट्रेनिंग को नॉमिनेट उसके इन्होंने पब्लिश किया तो आप में से ही कुछ लोग वो ट्रेनिंग ले रहे होंगे पावर ऐप्स की या ऐप शीट्स की, कि मोबाइल एप्लीकेशन इजीली कैसे बनाई जा सकती हैं जो कि एंड्रॉयड पे भी काम करे और iOS पे भी काम करे, विंडोज़ में भी काम करे, हवावे के सेट पे भी जाए और आपके डेस्कटॉप पीसी के ऊपर भी वो एक वेबसाइट की तरह चल सके। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं वो एक सेपरेट ट्रेनिंग है।
अच्छा, उसके बाद मॉडलिंग में आ जाएं तो मॉडलिंग के अंदर आप देखें रिलेशनशिप बिल्डिंग आ रही है, और उसके बाद न्यू मेजर्स हैं, क्विक मेजर्स हैं, न्यू कॉलम टेबल, ये सारी कैलकुलेशंस हैं। ये बेसिकली डेक्स के रिलेटेड है रिलेशनशिप्स के अलावा। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे। सिक्योरिटी है, ये बेसिकली जो सिक्योरिटी के टूल्स हैं ना, ये पावर बीआई सर्विस में है। अगर आपके पास प्रो प्रीमियम या ये आपने परचेज़ किया हुआ है पावर बीआई लाइसेंस, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद व्यू है और हेल्प है, ये तो वो चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, कलर कैसे चेंज करने हैं और वो सारी चीज़ें। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बुक मार्क्स। अब बुक मार्क्स जो हैं वो बेसिकली आप किसी भी रिपोर्ट को का एक डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं कि जब मैंने 10 तरह के फ़िल्टर लगा लिए हैं और हर फ़िल्टर की डिफरेंट सिलेक्शन चेंज किया और मुझे रिवर्ट करना है वापस उसी जगह पे मुझे रिवर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक बुक मार्क के ऊपर मैं एक बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो सारे के सारे डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे। तो हम उसके लिए बुक मार्क यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप फाइल टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास वही जो नॉर्मली एक्सेल के अंदर ऑप्शन आते थे, न्यू क्रिएट कर लें, एग्जिस्टिंग रिपोर्ट को ओपन कर लें, सेव कर लें, सेव एज कर लें, या गेट डेटा है। गेट डेटा है बेसिकली आप किसी भी सोर्स से जब डेटा इंपोर्ट करते हैं पावर बीआई के अंदर तो उसको हम गेटिंग डेटा कहते हैं। इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ये रिपोर्ट्स के हवाले से है। वो ऑप्शंस एंड सेटिंग्स हैं, और गेट स्टार्टेड है। गेट स्टार्टेड जो है ये वही चीज़ है जो आपको वेलकम विंडो के तौर पे नज़र आई थी। अच्छा, इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जहाँ पर जाके हम लोग स्टक हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप की पावर बीआई डेस्कटॉप में एक रिपोर्ट बनाई, डेटा मैंने डेटाबेस वगैरह उसके साथ कनेक्ट किए। अब मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा ईमेल में, क्योंकि नॉर्मली छोटी से छोटी फाइल भी 30-35 MB की बन जाती है इसकी। आपने डेक्स लिखा हुआ है, आपने रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, आपने विजुअल्स डाले हुए हैं, काफ़ी हैवी विजुअल्स होते हैं, तो आप ईमेल पे शेयर नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं आप, या तो उसको PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर आप डेस्कटॉप पावर बीआई डेस्कटॉप से करना चाह रहे हैं, और अगर आपके पास पावर बीआई सर्विस का अकाउंट है तो आप उसको PPT में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक खूबसूरती भी है इसकी कि आपकी रिपोर्ट की ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन बन जाती है। पावर बीआई डेस्कटॉप की जो रिपोर्ट है इसको 2 तरह से आप सेव कर सकते हैं। इसके फाइल एक्सटेंशन 2 हैं, एक है PBIX और एक है PBIT। PBIX बेसिकली एक्चुअल फाइल है जिसके अंदर डेटा भी है, जिसके अंदर विजुअल्स भी हैं, हर चीज़ है। PBIT टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट बन जाता है आप अपने सिस्टम के ऊपर, जहाँ पर उसको हर चीज़ मुयसर होगी जब आपने वो क्रिएट किया था, यानी कि डेटाबेस हर चीज़ उसके पास है, तो वो आप टेम्पलेट क्रिएट कर लें। जब भी ओपन करेंगे वो KBs में छोटी सी फाइल होगी, आप डबल क्लिक करेंगे, सारी रिपोर्ट हर चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर आप वो किसी के साथ ईमेल पे शेयर करते हैं तो उसके कनेक्शन ब्रेक हो जाएंगे और वो वहाँ पे वर्किंग नहीं करेगी। सो पावर बीआई डेस्कटॉप की रिपोर्ट को शेयर करने के जो मेथड्स हैं वो बेस्ट मेथड है कि आप पावर बीआई सर्विस पे जाएं, या आप उसकी प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लें, या PDF में कन्वर्ट करके आप उसको शेयर कर दें। अब थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ डेटा मॉडलिंग के हवाले से ही। एक और चीज़ देख लेते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब भी मैं आपको कहूँगा तो आपने होम टैब पे जाना, ये आपको सबको विजिबल होगा होम टैब, और इसके अंदर क्वेरीज के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन है। आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन हो जाती है। अगर आप लोगों ने पावर टूल्स की या पावर पिवट की ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पर भी हम जब पावर पिवट में जाके की जगह पे क्लिक करते थे तो पावर पिवट अलग से ओपन होते थे। यहाँ पर पावर क्यूरी जो है वो अलग से एक विंडो में ओपन हो रही है। जी आमिर साहब, ये इसकी रिकॉर्डिंग मैं भी कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग HR भी कर रहा है, और ये वीडियोस इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगी, और डेफिनेटली मैं आपको साथ साथ यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। और ये आने वाले दिनों में आप लोगों की किसी की भी मैं स्क्रीन शेयर करवा के उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। अच्छा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी देखें तो डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं। जैसे अगर फर्स्ट टैब के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये उसी तरह फाइल टैब है, उसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स एंड हेल्प, ये सारे टैब्स हैं। डिटेल्स बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल आपको ओवरव्यू देना है कि इसके अंदर बाज़ वक़्त ये होता है कि आप डेटा अपलोड करते हैं और उसके हेडर्स नहीं आते हैं, उस हेडर्स को वो डेटा में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, और हेडर्स की जगह कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिखा हुआ रहता है।
तो उस मसले को जो है वो उसका सलूशन भी आपको यहीं से मिलता है। फिर आपने कुछ रोज़ हैं ब्लैंक के वो डिलीट करनी है या कुछ रोज़ ऐड करनी है, तो आप यहाँ से आगे करेंगे, आप डायरेक्टली वो चीज़ें नहीं कर सकते। डेटा टाइप्स जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी कैलकुलेशंस के लिए, डेटा टाइप की सेटिंग कर सकते हैं आप। मल्टीपल क्वेरीज आपने की थी और 10 टेबल आपने अपलोड कर लिया, अब उनको आप एक करना चाह रहे हैं तो आप अपेंड कर सकते हैं, आप मर्ज कर सकते हैं 2 क्वेरीज को। कुछ एक्शन आपने परफॉर्म किए थे, आप उनको रिवर्ट करना चाहते हैं, आप यहीं से जाके रिवर्ट कर सकते हैं, आप इनिशियल स्टेज तक अपने डेटा को ले जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ रही होती हैं। अच्छा जी, गोइंग बैक टू पावर BI डेस्कटॉप। इस वक्त आपको जो इसका व्यू नज़र आ रहा है ना, इसको हम रिपोर्ट व्यू कहते हैं। अब लेफ्ट साइड पे ज़रा ध्यान दें, अगर कर्सर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर 3 चीज़ें आ रही हैं, एक रिपोर्ट है, दूसरा डेटा है और तीसरा मॉडल है। रिपोर्ट के अंदर आप विजुअल्स ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, पिवट ऐड कर सकते हैं, R या पाइथन के विजुअल्स ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। लेकिन जो आपका बैकएंड का डेटा है ना, वो आपको डेटा व्यू में जाके नज़र आएगा। ये यहाँ पर डेटा ऐसे ही नज़र आएगा जैसे आपको SQL में नज़र आता है, जैसे आपको एक्सेल में नज़र आता है, उसी तरह से डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। और मॉडल व्यू जो है ये सिर्फ आपको डेटा के हेडर्स दिखाएगा। जिन लोगों ने पावर टूल्स यूज़ किए हैं वो ऑलरेडी इसको जानते होंगे कि वहाँ पर भी हम जब रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं तो हमें बेसिकली मॉडल व्यू में डेटा चाहिए होता है, ताकि हम 1 to 1, 1 to many, many to many रिलेशनशिप जो है ये क्रिएट कर सकें। और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पावर BI के अंदर रिलेशनशिप्स। जी यासिन, मेटा टैग्स। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा ना वो गेटिंग डेटा से होगा और हम टेबल के अंदर ही उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अब थोड़ा सा ना आपको मैं बता देता हूँ कि डेक्स के अंदर क्या चीज़ें हम कवर करते हैं। यहाँ पर डेक्स लिखने के 3 तरीकाकार हैं। अब एज सच कोई ऐसे तो इसके अंदर फील्ड्स नहीं है जिसमें जाएं और आप VLOOKUP लिख दें। इसके अंदर आपको या तो कॉलम क्रिएट करना पड़ता है या एक न्यू टेबल में आप डेक्स लिख सकते हैं, या आप मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? अगर आपने किसी टेबल का से कुछ यूनिक आईडीज़ उठानी है तो आप एक नया टेबल क्रिएट करें, डेक्स का फंक्शन लिखें, एक सिंपल सा फंक्शन है यूनिक का, वो यूज़ करें तो आपको किसी एक पर्टिकुलर टेबल के किसी एक कॉलम को यूनिक कर सकते हैं या मल्टीपल कॉलम्स का यूनिक ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कैलेंडर क्रिएट करना है, आपने YTD, MTD और क्वार्टर टू डेट ये इस तरह के एनालिसिस करने हैं, आपने अपनी मर्ज़ी की फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं, तो फिर भी आपको टेबल क्रिएट करना पड़ता है और वो टेबल आप डेक्स की मदद से क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर जाके ये सारी कैलकुलेशंस करता है। अच्छा, उसके बाद 2 चीज़ें और हैं, एक है डेक्स इन कॉलम और दूसरा है डेक्स इन मेजर्स। इसमें क्या फ़र्क है? जब आपने रो बाई रो कैलकुलेशन करनी हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्सेल में क्या करते हैं आप लोग, सम इफ्स लिखते हैं, VLOOKUP लिखते हैं, काउंट इफ्स लिखते हैं, तो आप रो बाई रो बेसिकली कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। हर रो के सामने जो लिखा हुआ फार्मूला है वो उसी के बेस के ऊपर या उसी के क्राइटेरिया के ऊपर कैलकुलेट कर रहा होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पावर BI में कॉलम यूज़ करना पड़ता है। और अगर आप मॉडलिंग में देखें तो ये न्यू कॉलम आ रहा है, और डेटा में जाके देखेंगे तो वहाँ पर तो ये चीज़ें ज़्यादा विजिबल हैं क्योंकि इसका काम ही इधर हो रहा होता है। टेबल है, न्यू कॉलम है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सब टोटल्स का फंक्शन यूज़ किया होगा, आई होप सो। अब सब टोटल क्या करता है, आपने कुछ फ़िल्टर अप्लाई किए हुए और नीचे जाके आप सब टोटल का फार्मूला लिखते हैं तो वो विजिबल फ़िल्टर्स को सिर्फ सम करता है या एवरेज करता है या काउंट करता है। यहाँ पर हम जो फ़िल्टर्स के ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं उसको मेजर्स कहते हैं। तो मेजर्स को भी उसी तरह से डेक्स में लिखा जाता है। तो ये 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं डेक्स लिखने के। अच्छा, अब इनमें एक थोड़ा सा और फ़र्क भी है। फ़र्क क्या है कि जब आप टेबल क्रिएट करते हैं डेटा से, या जब आप कॉलम में मेजर लिखते हैं, तो जब भी आप डेटा को रिफ़्रेश करेंगे तो आपके वो कॉलम, वो डेक्स सब कुछ रिफ़्रेश होगा, तो उसका कैलकुलेशन टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने मेजर को अंदर डेक्स लिखा है और आपने रिफ़्रेश किया है तो मेजर उसी वक्त रिफ़्रेश होगा जब आपने अपना विजुअल रिफ़्रेश करना है। अदरवाइज़ वो एक साइड पे एक फार्मूला लिखा पड़ा है, वो कहीं यूज़ नहीं हो रहा, वो आपको कहीं उसकी कैलकुलेशन नज़र भी नहीं आएगी
अनटिल अनलेस आप उसको किसी विजुअल में जाके या किसी ग्राफ में जाके अप्लाई ना करें। अच्छा जी, राइट साइड पे अगर देखें तो हमारे पास फ़िल्टर आ रहे हैं, 3 तरह के फ़िल्टर्स हम यूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको आप लाजमी नोट डाउन रखिएगा, मे बी कोई क्विज़ हो आपका और उसमें मैं ये चीज़ें पूछ रहा हूँ। तो फ़िल्टर्स हम 3 तरह के यूज़ करते हैं पावर BI के अंदर। फर्स्ट फ़िल्टर इज़ रिपोर्ट लेवल फ़िल्टर, ऐसा फ़िल्टर जो कि पूरी की पूरी रिपोर्ट के ऊपर काम करता है। अगर आप एक जगह पे उसको अप्लाई करते हैं तो हर जगह पे अप्लाई हो जाता है, जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं। सेकंड फ़िल्टर इज़ पेज लेवल फ़िल्टर। पेज लेवल फ़िल्टर उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितने भी विजुअल हैं उन सब के ऊपर वो काम करता है। और थर्ड फ़िल्टर है विजुअल लेवल फ़िल्टर। रिपोर्ट लेवल, पेज लेवल और विजुअल लेवल। विजुअल का ग्राफ को यहाँ पर हम विजुअल ही कहते हैं, जिससे विजुअलाइजेशन निकली है। तो हम हर एक विजुअल को अलग से भी उसके ऊपर फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर्स की राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन आ रहा है। अब विजुअलाइजेशन के अंदर आप देखें उसी तरह के ग्राफ्स हैं, जैसे स्टेट बार चार्ट है, क्लस्टर्ड बार चार्ट है, स्टेट कॉलम चार्ट है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट। अच्छा, एक ग्राफ आप में से ज़्यादातर लोगों ने वाटरफॉल का ग्राफ बड़ा यूज़ किया होगा एक्सेल के अंदर बनाने के लिए। टेक्निक भी यूज़ होती है और कुछ लोग उसके एक्सपर्ट भी गिने जाते हैं। यहाँ पर वो भी आपको बना बनाया मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से मैप के ऊपर अगर आप चीज़ें डिस्प्ले करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के लोग खास तौर पे क्या करते हैं कि साइट लेवल के ऊपर जाके डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं या शो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, हीट मैप्स बना रहे होते हैं। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप लैट लॉन्ग के ज़रिए अपने डेटा को पिन कर सकें, या आप लोकेशन का नाम दे के, ज़्यादातर तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या टियर 1 कंट्रीज़ हैं उसकी लोकेशन एग्जैक्ट आती हैं। वहाँ पे अगर आप कोई एड्रेस लिखते हैं तो एग्जैक्ट पिन पे जाके देगा। लेकिन मैंने ट्राई किया था पंजाब के ऊपर, तो पंजाब वो पाकिस्तान में बाकी सारे प्रोविंस लेता है, लेकिन पंजाब इंडिया का उठा लेता है, उसको हाईलाइट कर देता है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे आके एरिया की जो है लिमिटेशंस आ जाती हैं। अच्छा, मैप भी 2 तरह के हैं, एक मैप है पिन पॉइंट के साथ और एक है फील्ड मैप। फील्ड मैप का मतलब ये है कि पॉलीगॉन ड्रॉ कर देता है उस पर्टिकुलर एरिया के अगेंस्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपने पाकिस्तान के जो प्रोविंस हैं या सिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट पॉलीगॉन्स ड्रॉ करने हैं मैप के ऊपर, तो आप सिंपली उनका नाम लिख के उनको अपलोड कर दें तो वो उनके ऑटोमेटिकली बिंग मैप से उनके जो पॉलीगॉन्स हैं वो पिक कर लेगा। KPIs हैं, KPIs बेसिकली शो करते हैं इंक्रीज़ कहाँ पे है, डिक्रीज़ कहाँ पे है। कार्ड्स हैं, जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसके अंदर कोई नंबर डिस्प्ले करते थे तो यहाँ पर उसको हम कार्ड कहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एडवांस लेवल का फ़िल्टर जो है उसको हम स्लाइसर और टाइमलाइन कहते हैं। अब उसके मल्टीपल व्यूज़ हैं, ड्रॉप डाउन भी बन सकता है, लिस्ट बॉक्स भी बन सकता है, टाइमलाइन बन जाता है ड्यूरेशन के ऊपर जाके। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि आपका जो डेटा है उसके जो डेटा टाइप्स हैं वो ठीक तरह से आपने अपडेट किए हुए हैं। नॉर्मली ये पिक कर लेता है पावर BI, जब आप डेटा अपलोड कर रहे हैं या गेट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर आपको डेटा टाइप जो है खुद से डिफ़ाइन करनी पड़ती है। और इस पे लास्ट पे जो लेफ़्ट साइड पे फील्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप जो भी टेबल इंपोर्ट करेंगे, जो डेटा में नज़र आ रहा है, जो मॉडल में नज़र आ रहा है, वो यहाँ पर फील्ड्स में भी नज़र आएगा। थोड़ा सा इसमें जो आपके एक्चुअल डेटा में और यहाँ पे फ़र्क आता है वो इसके कॉलम्स की सीक्वेंस का है। नॉर्मली आपका फर्स्ट कॉलम हो सकता है G से स्टार्ट हो रहा हो उसका नाम, सेकंड का जो है वो A से हो रहा हो, थर्ड का B से हो रहा हो। यहाँ पर वो अल्फ़ाबेटिकली उसको सॉर्ट कर देता है। कॉलम जो A to Z सॉर्ट होते हैं, जो पहले A वाला है वो सबसे पहले आ जाएगा और जो लास्ट है वो एंड पे चला जाएगा। और इसकी सीक्वेंस इस तरह से होती है, स्पेस, डैश, लेटर और नंबर। तो इस तरह से ये इसको कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद विजुअलाइजेशन के अंदर भी अगर देखें ना तो 2 चीज़ें हैं, एक है वैल्यूज़ और दूसरा है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब विजुअल बना लेते हैं उसके बाद उसको खूबसूरत करने के लिए, उसके कलर्स चेंज करने के लिए, उसके एक्सेस वगैरह चेंज करने के लिए, उसके ऊपर लेबल ऐड करने के लिए, बैकग्राउंड देने के लिए या शेडो देने के लिए, बॉर्डर्स बनाने के लिए, ये हम फॉर्मेट का जो टूल है ये यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये तो था इस ओवरव्यू पावर BI डेस्कटॉप का, इस ट्रेनिंग का और इस एप्लीकेशन का। किसी का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज़ आप पूछ लें, ताकि
जब हम आगे चलें तो आप सब लोगों को हर चीज़ क्लियर हो। किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन? अभी मेरा ख्याल है चूंकि हम टूल्स के बगैर अब सिर्फ डिस्कशन सुन रहे हैं तो शायद क्वेश्चंस कम हैं। जब टूल इस्तेमाल करने शुरू करेंगे प्रॉब्ली अभी इंस्टॉलेशन के बाद तो फिर आई होप के क्वेश्चंस निकलेंगे। अच्छा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज़ आप ये लाजमी आज करवा लें। आज से ही आपकी असाइनमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जानी है। तो आपके सिस्टम के ऊपर पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए। पावर रिपोर्ट बिल्डर जो है वो इसमें नहीं चाहिए, सिर्फ पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है जी, वो क्वेरी ऑलरेडी रेज की हुई है, वेटिंग फॉर आईटी के वो इंस्टॉल कर रहे हैं। परफेक्ट। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेटा के हवाले से। तो अच्छा, डेटा सबके पास अपने अपने डिपार्टमेंट का होगा, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग अपना ही डेटा यूज़ करें जिसके ऊपर आप लोग रिपोर्ट या डैशबोर्ड बना रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप मुझसे डेटा मांगें। या क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी अपना हर डेटा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकूँगा जो ऑर्गेनाइजेशन का है। हाँ, अगर किसी के पास डेटा बिल्कुल नहीं है तो kaggle.com पे चले जाएँ, KAGGLE.com। यहाँ पर दुनिया जहान का फ्री डेटा पड़ा हुआ है और बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स पड़े हुए हैं। आप CSV डाउनलोड कर लें, टेक्स्ट डाउनलोड कर लें, SQL का डेटा बेस वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लें और आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल से जब हमने फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आप पेज के ऊपर देखें तो एक क्विक बटन है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, या आप होम टैब पे जाएं तो यहाँ पर भी एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है, या गेट डेटा में जाएं तो इसके अंदर भी एक्सेल है। इसके अलावा अगर फाइल पे क्लिक करके यहाँ से गेट डेटा में जाते हैं तो यहाँ से भी आपको एक्सेल मिल जाएगा। तो आप किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करें और उस फाइल को चूज़ करें जो एक्सेल के लिए, जो एक्सेल की फ़ाइल जिसका डेटा आपने यूज़ करना है पावर बीआई में, वो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रिपोर्ट पड़ी है, मैं इसके पे क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ अपने पास। जैसे ही मैं ओपन करूँगा ये इसका कनेक्शन बिल्ड करेगा, कनेक्शन बिल्ड करने के बाद डेटा को इंपोर्ट करेगा, और जब इंपोर्ट हो जाएगा तो फील्ड्स में जाके आपका डेटा आ जाएगा। अच्छा, एक्सेल के केस में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो एक्सेल शीट का नाम है वही टेबल का नाम ये क्रिएट करता है। CSV या टेक्स्ट फाइल के केस में ऐसा नहीं होता, वो फाइल नेम को ही एज अ टेबल नेम ले लेता है। यहाँ पर ये है कि चूँकि एक्सेल में मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं तो हर शीट को आपको अलग अलग से दिखाता है, जो जो आप सेलेक्ट करते हैं उसी नाम से उसका टेबल क्रिएट कर लेता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 7028 डेटा के नाम से एक शीट है, जब मैंने इस चेक बॉक्स को चेक किया तो ये देखें मेरे पास ये सारा डेटा जो है इसका प्रीव्यू आ गया। उसके बाद मेरे पास नीचे 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसिल। अगर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं बिफोर लोडिंग तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको लोड कर लें और जब आप लोड पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपकी पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। अब ये एक लिंक भी बिल्ड हो गया और डेटा भी इसने स्टोर कर लिया है। अच्छा, एक और चीज़, पावर टूल्स हों एक्सेल के या पावर बीआई हो, यहाँ पर डेटा को नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम में मेजर नहीं किया जाता कि कितनी रोज़ ऐड हो जाएंगी या कितने कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर डेटा मेजर किया जाता है उसके साइज़ के हिसाब से। तो आप अप टू 1 GB एक टेबल जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर 1 GB से आपका डेटा जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपको ये एरर दे देगा, आपको उसकी लिमिटेशन दे देगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 1 GB से कम पे भी आपको इशू आना शुरू हो जाता है विंडोज़ की तरफ से कि आपके पास इतनी मेमोरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा डेटा लोड कर सकें। अच्छा, अब देखें यहाँ पर 11,936 एरर आए हैं। ये एरर क्यों आते हैं? ये एरर इसलिए आए हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कॉलम है और मैंने इसको कहा था जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि आप टॉप की 200 रोज़ की बेस के ऊपर इसका डेटा टाइप डिफ़ाइन कर लो। अब लेट से उसने डिफ़ाइन किया डेटा टाइप इंटीजर, लेकिन उसने 201 या 202 रो में जब जाके देखा तो वहाँ पर उसको टेक्स्ट मिल गया या कोई सिंबल मिल गया या ऐसी चीज़ जो कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, यानी कि नंबर नहीं था, तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, उसको इंपोर्ट करने के बजाय उसका एरर क्रिएट कर देगा। वो आपको एरर थ्रो करेगा कि इतने एरर्स हैं। डेटा उसने इंपोर्ट कर लिया है, डेटा अब मेरे पास आ गया है, लेकिन कुछ एरर्स भी क्रिएट हुए हैं। डेट के अंदर अगर आपका कुछ कॉलम्स हैं उनके डेट फॉर्मेट ठीक है, कुछ में आपने डेट फॉर्मेट टेक्स्ट का किया हुआ है, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं
जब डेटा कलेक्शन हो रही होती है तो वहाँ पर भी ऐसा हमें इशू आता है, तो वो आपको एज अ एरर यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब देखें ज़रा राइट साइड पे, तो आपको 7028 डेटा के नाम से एक टेबल नज़र आ रहा होगा, और इसमें अगर आप देखें ए से लेके जी तक, यानी कि सी इसका फर्स्ट सेल आ रहा है, सेल साइट आईडी, और लास्ट है यूनिक डेट समथिंग। अच्छा, इसमें ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, इस डेटा के साथ कुछ ऐसे सेल हैं जिनके साथ इसको हम सिग्मा भी कहते थे, सम का साइन भी कहते थे, तो वो एक आइकॉन आ रहा है जैसे सेल साइट आईडी है। अब ये वो सारे कॉलम हैं जिनका डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यूज़ में है, वो डेसिमल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। तो ये नंबर है ना, इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको सम कर सकते हैं, इनके ऊपर एवरेजेस ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ कैलेंडर बन के आ गया, जैसे मैक्स डेट है, मिन डेट है। तो इन दो कॉलम्स को उसने डेट के तौर पे डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया या ले लिया, उसको नज़र आया इंटेलिजेंटली कि यहाँ पर डेट लिखी हुई है। ये दो तरह के जो आपको आइकॉन्स हैं, ये अपने डेटा के साथ नज़र आएंगे। डेट का जो डेट फील्ड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके एनालिसिस के लिए, कंपैरिजन्स के लिए। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है कि आपका जो डेटा है, इसमें जो भी डेट का कॉलम है वो करेक्टली उसकी जो डेटा टाइप है वो ये उठा रहा हो। अगर नहीं उठा रहा तो आप उसको कन्वर्ट कर लें या उसका एरर देख लें किस जगह पे आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद इसका ज़रा डेटा व्यू मैं आपको दिखा दूँ। ये उसी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरह से डेटा हमारा एक्सेल के अंदर होता है। ये देखें, इसमें पेरेंट रीजन भी है। अब यहाँ पर पेरेंट रीजन पहला कॉलम है, लेकिन अगर हम फील्ड्स की बात करें तो वहाँ पर पेरेंट रीजन कहीं काफ़ी नीचे जाके आ रहा है, क्योंकि उसने इसको सॉर्ट किया हुआ है। और ये इस तरह, ये बड़ा सिंपल सा आपका डेटा है जो इसके अंदर इंपोर्ट हो गया। अगर इसको मॉडल व्यू में देखेंगे तो वही एक आपके जो हेडर्स हैं या मेटा डेटा जिसको कहते हैं वो आ रहा है। यहाँ से आप इसके रिलेशनशिप वगैरह बिल्ड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ सर्टन स्टेप्स इसने लिए हैं जब ये डेटा इंपोर्ट कर रहा था, वो भी आपको दिखाने बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर आप क्लिक करें, पहले ये सारा कुछ ब्लैंक था आपके पास, सिर्फ आपको टूल्स नज़र आ रहे थे और वो भी डिम थे, उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते थे। अब लेफ्ट साइड पे देखें क्वेरीज आ रही हैं और राइट साइड पे क्वेरी सेटिंग्स आ रही हैं। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, दरमियान में उसके डेटा है। एक ही हमने अभी तक जो है डेटा इंपोर्ट किया है या गेट किया है, तो इसलिए एक ही टेबल नज़र आ रहा है। राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ में टेबल का नाम है। अगर आप टेबल नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिखें टेबल नेम, एंटर करें। और भी बहुत सारे तरीकाकार हैं टेबल नेम चेंज करने के, लेकिन उनमें से एक ये भी है। उसके नीचे अगर आप देखें तो अप्लाइड स्टेप्स आ रहे हैं। जितना भी काम इस डेटा के ऊपर आप करेंगे, ख़ास तौर पे जब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हर स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। लेट्स से मैंने इसकी जो फर्स्ट रो है उसका हेडर ख़त्म किया। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको चेंज किया। अब कॉलम 1 कॉलम 2 तो लिखा हुआ आ गया, लेकिन राइट साइड पे देखें उसने जो भी मैंने काम किया उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसका एक स्टेप क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो मुझे ये क्रॉस का बटन, आई होप सबको नज़र आ रहा होगा रेड, मैं इस क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो ये स्टेप रिवर्ट हो जाएंगे, जैसे आप अनडू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने रिपोर्ट सेव कर दी, रिपोर्ट पब्लिश कर दी और उसके बाद आपको याद आया कि मुझे वो फलां वाले जो स्टेप मैं डेटा के ऊपर नहीं करने चाहिए थे, तो आप बड़ा इजीली जाके यहाँ से जाके स्टेप्स उसके रिमूव कर दें तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक दो स्टेप और बता दूँ। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आने से पहले और भी कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट कर लेते हैं। गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल, वो भी उसी तरह से होगा जिस तरह से आपने एक्सेल का डेटा जो है वो इंपोर्ट किया है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देखूं तो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्स्ट फाइल्स पड़ी हुई हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर फाइल पे क्लिक करता हूँ, उसे ओपन करता हूँ, तो बिल्कुल एक्सेल की तरह ये भी इंपोर्ट होगी, लेकिन इसमें एक आध स्टेप मज़ीद ऐड हो जाएगा। जैसे इसने सबसे पहले आपको बताया कि फाइल यूनिकोड है, टैब से डिलिमिट हुई हुई है और इसकी फर्स्ट 200 की बेस के ऊपर मैं उठाने जा रहा हूँ डेटा टाइप्स। अगर आप चाहते हैं नहीं, या तो इसको उठाओ ही ना और या एंटायर डेटा के ऊपर उठाओ, तो फिर आप इसको एंटायर डेटा कर सकते हैं या डोंट डिटेक्ट डेटा टाइप्स कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा आबिद सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे बताएं जो पहली आपकी एरर्स जहां पे आई थी, उन एरर्स को फिक्स करने का तरीका क्या है? आप अपना डेटा ठीक करना पड़ेगा आपको।
देखें, मैं एक कॉलम है उसके अंदर मैंने डेट भी रखी हुई है और मैंने टेक्स्ट भी रखा हुआ है और मैंने नंबर्स भी रखे हुए हैं। नंबर्स को तो शायद वो कोई गलत डेट में कन्वर्ट कर दे, लेकिन टेक्स्ट का क्या करेगा? टेक्स्ट को एरर कर देगा। या तो वो पूरे के पूरे कॉलम को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर 200 रोज के बाद था वो, तो वो उसके अगेंस्ट एरर दे देगा आपको। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद उसी तरह से लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसिल के ऑप्शन आ रहे हैं। आप इस डेटा को लोड कर लें तो ये डेटा आपका पावर बीआई में आ जाएगा। लेकिन आप देखिएगा जो टेबल नेम है, अब मैंने शीट नहीं दिखाई इसने, तो टेबल नेम वही होगा जो मेरी फाइल का नाम था। मैं ज़रा इसको मिनिमाइज़ करूं ताकि आपको टेबल नज़र आ जाए। तो ये मे 21 के नाम से मेरे पास एक टेबल आ गया, जिसमें एक कॉलम में डेट है, दूसरे में उसका साइट आईडी है जो के नंबर हैं, इसलिए सम हो सकते हैं। टोटल डेटा ट्रैफिक या समथिंग है, हाँ डेटा वॉल्यूम, तो उसके साथ भी सम का ऑप्शन है। इसका मतलब है इसका डेटा टाइप भी होल नंबर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे चल के कि डेटा टाइप्स को कैसे यूज करते हैं। CSV का सेम तरीकाकार है, CSV भी इसी तरह से आप करते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यासिर हफीज़ साहब आपके लिए खास तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप SQL के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वो है SQL से डेटा आपने कैसे इंपोर्ट करना है। गेट डेटा में जाएं और यहाँ पे या मोर पे क्लिक कर लें। डायरेक्ट SQL सर्वर पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपने सर्वर नेम देना है। आई थिंक कि यही सर्वर नेम होगा मेरा। डेटाबेस ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देना चाहते तो आगे चल के ये आपको डेटाबेस सारे दिखा देगा। अब ये चूंकि विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के ऊपर था, तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के ऊपर उसने मेरा जो SQL का डेटाबेस है वो पिक कर लिया। अब इसके अंदर एक मेन डेटाबेस के नाम से है, एक रिपोर्ट सर्वर और रिपोर्ट सर्वर टेम्प DB, ये बिल्ट इन होते हैं। ट्रेनिंग के नाम से एक डेटाबेस बना हुआ है, ये SQL की ट्रेनिंग का एक डेटाबेस बनाया था। अब मेन डेटाबेस में जाएं तो यहाँ पर भी आपको टेबल नज़र आएंगे उसी तरह से जिस तरह से एक्सेल शीट के अंदर नज़र आते हैं। उसमें PRB के नाम से है, PRB एंड थ्रूपुट है, रीजनल डैशबोर्ड 2017 2018 है, 2019 2020। तो ये डिफरेंट टेबल्स हैं। वन गो में सारे टेबल भी आप कर सकते हैं और 1 by 1 टेबल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 3 टेबल मैंने सेलेक्ट किए और इन 3 का ही ये प्रीव्यू मुझे दिखा देगा। अगर मैं लेट्स से सिर्फ PRB का देख रहा हूँ, उसके बाद मैंने PRB के साथ रीजनल डैशबोर्ड का देखना है, दूसरे रीजनल डैशबोर्ड का देखना है, या PRB थ्रूपुट का देखना है, तो इस तरह से ये मुझे इसके अच्छा ये टेबल एम्प्टी हैं, इनके अंदर डेटा नहीं है जो पहले 2 टेबल हैं। तो हम जो लास्ट के 3 है ये कर लेते हैं। ये मैंने 3 टेबल सेलेक्ट किए, उसके बाद मैं इसको लोड करता हूँ। अब यहाँ पर SQL से जब आप टेबल लोड कर रहे हैं तो ये आपको हर टेबल सेपरेट देगा, उसको कंबाइन करके नहीं देगा। तो मैंने आपको पावर क्यूरी एडिटर में एक चीज़ बताई थी, मर्जिंग और अपेंडिंग। इन फंक्शंस की मदद से आप इनसे, अगर डेटा आपका एक ही जैसा है, कॉलम एक जैसे हैं, तो आप इनसे एक फाइल बना सकते हैं या एक टेबल बना सकते हैं। अब ये देखें नीचे 3 टेबल और आ गए हैं रीजनल डैशबोर्ड के, 1 2 और 3। अब डेटा व्यू में जाएंगे तो ये सारे टेबल 1 by 1 भी आप देख सकते हैं इनका डेटा। सिंपली आपने राइट साइड से टेबल के ऊपर क्लिक करना है तो उसी टेबल का डेटा यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। ये देखिए। और अगर आप रिलेशनशिप्स इनके बिल्ड करना चाह रहे हैं तो मॉडल व्यू में जाएं, वहाँ पर भी ये सारे टेबल आपको नज़र आएंगे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। फ़र्क ये होगा कि वहाँ पर आपको डेटा नज़र नहीं आएगा, सिर्फ टेबल के हेडर्स नज़र आएंगे या मेटा डेटा नज़र आएगा। लिंक अप वो जो है वो हो रहा है, तो वो मीटिंग
सॉरी गाइस, डोंट नो कि मेरा कैसे वो डिस्कनेक्ट हो गया है। वो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी अमित भाई, आपकी आवाज आ रही है। वो मैं बिल्कुल ही मीटिंग से आउट हो गया था। थैंक यू। अच्छा जी, परफेक्ट। तो ये है मुख्तलिफ टेबल जो कि हमने डिफरेंट डेटा सोर्सेज से इंपोर्ट किए हैं। इसी तरह से अगर आप गेट डेटा के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मजे का फीचर आपको मिलता है। मोर पे क्लिक करें और वो है फोल्डर को अपलोड करना। अब मैं पहले आपको एक फोल्डर दिखा देता हूँ कि उस फोल्डर के अंदर है क्या पड़ा हुआ, फिर हम उसको अपलोड करते हैं। लेट्स से ये एक फोल्डर है और इसके अंदर तकरीबन 293 फाइल्स पड़ी हुई हैं। बड़ा मुश्किल काम है इनको अपेंड करना एक दूसरे के नीचे, और बड़ा मुश्किल काम है इन सब को वन बाय वन किसी भी एक्सेल के अंदर या पावर बीआई के अंदर एनालाइज करना। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त टूल है फोल्डर का। हम फोल्डर के टूल पे क्लिक करते हैं। सही नहीं आ रही मेरी आवाज? अच्छा, दूर से। अच्छा, ये वैसे क्यों हो रहा है ऐसे? मैं तो ऑफिस में बैठा हुआ हूँ वैसे, बाय द वे बात। अच्छा, मैं अगर इसका वॉल्यूम फुल कर दूं यहाँ से। हाँ जी, अब कुछ बेहतर हुई है आवाज? परफेक्ट। अच्छा, ये फ़ोल्डर में मैंने आपको जैसे दिखाया है कि मेरे पास 293 फाइल्स पड़ी हैं और उन सबको मैंने एक ही टेबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, उसमें शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपका जो डेटा है ना फाइल्स में, उसके कॉलम एक जैसे होने चाहिए। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कुछ फाइल टेक्स्ट में रखी हुई है, कुछ सीएसवी में रखी है, कुछ एक्सेल में रखी है। एक्सेल का फ़र्क पड़ेगा क्योंकि एक्सेल में जाके वो शीट को पकड़ता है, और लेकिन सीएसवी और टेक्स्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ोल्डर पे क्लिक करें, इसको कनेक्ट करें और आपने सिर्फ पाथ बताना है कि कहाँ पर आपका फ़ोल्डर पड़ा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये फ़ोल्डर जो है, ये टेम्प के अंदर है और टेम्प में यूटिलाइज़ेशन के नाम से साइट डेटा। अब ये मैंने इसको पाथ दे दिया। इससे अगले काम वैसे ही हैं जैसे टेक्स्ट फाइल या सीएसवी फाइल अपलोड करते हुए ले रहे हैं। सिर्फ एक आध चीज़ का फ़र्क आएगा। जैसे पहले था लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसल, अब एक और ऑप्शन आ गया कंबाइन का। तो कंबाइन के ऊपर आप कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा भी कर सकते हैं, कंबाइन एंड लोड भी कर सकते हैं। आपने डायरेक्टली लोड नहीं करना, ये आपकी 293 टेबल बना देगा यहाँ पे। तो आपने कंबाइन पे क्लिक किया, कंबाइन एंड लोड किया, उसके बाद ये आपको डेटा दिखा देगा एक दफ़ा कि डेटा है क्या, और फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसी तरह से आपने जो डेटा टाइप है वो कितनी रोज की बेस के ऊपर लेनी है, सेपरेटर कौन सा है, और यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, फाइल ओरिजिन क्या है, वो सारी चीज़ें आप इसको ओके कर दें। एग्जैक्टली। सेम नहीं होंगे, डेटा लॉस होगा या एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये नंबर ऑफ रोज नहीं आपको बता रहा, ये एमबीज बता रहा है, कितने एमबी या कितने केबी की फाइल है जो ये अपलोड कर रहा है। हर फाइल का साइज भी आपको साथ साथ बताता जा रहा है और एक ही टेबल के अंदर ये सारा डेटा ले आएगा। अच्छा, इसमें ना डेटा टाइप के ऊपर इशू आता है, तो इन सम केसेस ये उठा लेता है और सम केसेस उस फाइल को स्किप कर देता है। जैसे आपके नंबर के कॉलम है सारे और वो आगे पीछे हो गए, ये डेटा उठा लेगा, गलत उठा लेगा लेकिन उठा लेगा। लेकिन अगर कुछ टेक्स्ट हैं, कुछ नंबर्स पे हैं, कुछ डेट के ऊपर हैं, तो फिर ये उस फाइल को स्किप कर देगा और आपको एरर में वो इतने रिकॉर्ड शो कर देगा, इतने एरर आए हैं।
अच्छा आदिल, उसमें ये है कि आपकी हर एक्सेल फाइल की जो शीट नेम है ना, अगर वो सेम है तो कंबाइन करेगा, अदरवाइज उसको अलग अलग आपको जो है वो बना के देगा टेबल। टेक्स्ट में रख लें, ये बेहतर है, अदरवाइज आपको फिर हर फाइल का शीट नेम भी चेंज करना पड़ेगा। या फिर आप आके दोबारा इसको वो कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। सॉरी, शीट नेम 10 फाइलें हैं, हर एक फाइल की शीट का नाम जिसमें डेटा है। जैसे शीट 1 है ना, तो सब में शीट 1 होगा, या कोई डेटा है तो सबकी शीट्स का नाम डेटा होगा। अगर किसी एक में डेटा है, किसी दूसरे में रॉ डेटा है, किसी तीसरे में शीट 1 है, तो वो जो आपने यहाँ से सिलेक्ट की होगी शीट, वो सिर्फ उसी के नाम का, उसी का टेबल बनाएगा। या आप डिफरेंट टेबल बनाएंगे, 3 4 5 जितने भी आपकी शीट नेम है। अच्छा जी, वो कह रहा है एक रिकॉर्ड ऐसा है जहां पर हमने वन ऑफ द लोडेड क्वेरीज कंटेन एरर, और उसमें 733 एरर्स आए हैं। किसी एक फाइल में मसला है, फाइल गलत है, या उसके कॉलम कम ज़्यादा है, या जो भी है, लेकिन डेटा हमारा जो है ये इंपोर्ट हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें साइड डेटा। अब इसको भी जरा आप टेबल व्यू में देखना चाहें तो टेबल व्यू में भी दिखा देता हूँ। ये है साइड डेटा। सबसे पहले सोर्स नेम है, बाकी फाइल में हमें सोर्स नेम नहीं आ रहा था, हमारे पास कॉलम से स्टार्ट हो रहा था। अब फाइल नेम भी आ गया इसी टेबल के अंदर, ये उठाई किस से है। तो अगर इनकेस आप ये चेक करना चाहें कि मेरा कौन सी वाली फाइल मिसिंग है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक सीक्वेंस में आएंगी। अब यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी फाइल मिसिंग है। उसके बाद बाकी सारे कॉलम उसी तरह से इसने अपलोड कर दिए। अगर अच्छा, अब मैं ना आपको इसका थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अगर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूं, अब मेरे पास लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो मेरे पास 10 क्वेरीज आ रही हैं, और उनकी जो भी एक्शन थे वो भी आ रहे हैं, 6 क्वेरीज हैं। अच्छा, उसमें 2 डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और बाकी ये हैं। और मैं किसी भी एक पे क्लिक करता हूं तो राइट साइड पे उसके सारे अप्लाइड स्टेप्स आ जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे टेबल का नाम है। साइड डेटा में अगर आप देखें तो इसमें कुछ स्टेप आपको ज़्यादा भी नज़र आ रहे हैं। नज़र ज़्यादा आने की रीज़न, आपने जब इंपोर्ट किया था तो आपका एक एडिशनल स्टेप भी था लोड और ट्रांसफॉर्म का, सॉरी कंबाइन एंड लोड का। और आपके ऊपर जो टूल्स हैं ये भी अब ठीक से विजिबल हो रहे हैं। तो जी यहाँ तक था गेटिंग डेटा का हमारा लेसन। अब यहाँ तक का जो लेसन है ये बहुत आसान है, आई होप आप लोगों ने कर भी लिया होगा बहुत सारों ने। 5 टेबल आप लोगों ने इंपोर्ट करने हैं। ये असाइनमेंट का पार्ट 1 है, जो कल 2 बजे से पहले आप मुझे सबमिट कर दीजिएगा ब्रेक टाइम तक, ताकि मैं देख सकूं। जी जी, मैं अभी बताता हूँ, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं अभी राणा साहब आपको बताता हूँ। अच्छा, असाइनमेंट ये है कि आपने पावर क्यूरी एडिटर का एक स्क्रीनशॉट लेना है, जिस तरह से ये आपके पास खुला हुआ है, और ये पीपीटी में आप पेस्ट कर लें या वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लें। और एक स्क्रीनशॉट आपने लेना है मॉडल व्यू का यहाँ से। तो यहाँ पर आपके वो 5 टेबल लाजमी कीजिएगा, 5 टेबल या इससे ज़्यादा जितने भी हैं वो डिस्प्ले हो रहे हों, और इसका स्क्रीनशॉट। ये 2 स्क्रीनशॉट्स हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट का, कि आपने डेटा इंपोर्ट किया। अब मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप एक्सेल से करते हैं, आप CSV से करते हैं, या आप SQL से कर रहे हैं।
फोल्डर से कर रहे हैं, वो जहां से मर्जी आप करें, आपका अपना डेटा है, जैसे मर्जी उसको लेके आए, लेकिन टेबल डिफरेंट हो, एक ही टेबल बार बार रिपीट ना हो रहा हो, डिफरेंट फाइल्स या डिफरेंट टेबल्स को आपने इंपोर्ट करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का। जब आपने डेटा अपलोड कर लिया, एक बड़ा जबरदस्त सवाल राणा साहब ने किया कि उन्होंने डेटा अपलोड किया, लेकिन उसके जो हेडर्स है ना वो जिस तरह यहाँ पर पेरेंट रीजन है, पेरेंट आईडी है, ये चीजें नहीं नजर आ रही उनको, उनको नजर आ रहा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अगर ऐसा कोई केस हो, आपने ट्रांसफॉर्म में जाना है, पावर क्वेरी एडिटर ओपन किया, ट्रांसफॉर्म में गए, तो लेफ्ट साइड में दूसरा टूल जो आ रहा है, जी मैं 1 मिनट के लिए चुप हो गया था, मैं वो एक मैसेज पढ़ रहा था इसके ऊपर, चैट के ऊपर। अच्छा, आसमा उसका नाम है कैगल, KAGGLE, kaggle.com। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये ट्रांसफॉर्म पे जाके ना, ये यूज फर्स्ट रो एज हेडर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक है अभी क्या मसला है, अभी इस तरह से डेटा आ रहा है राणा साहब, ऐसे ही है। राणा जाहिद ने जो अभी क्वेरी की थी उसमें ये डेटा इस तरह से शो हो रहा है कि उसका कॉलम हेडर तो है, लेकिन वो डेटा के तौर पे नजर आ रहा है, वो हेडर के तौर पे नजर नहीं आ रहा। तो आपने ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक करना है, और इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है यूज फर्स्ट रो एज हेडर को क्लिक करना है। तो ये जो फर्स्ट रो होगी उसको एज अ हेडर यूज कर लेगा, रिमेनिंग जो है वो डेटा में चली जाएंगी। समझ आ गई? अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। आप लोग पिवट टेबल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। राणा साहब प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, अब आपने क्या करते हैं कि नॉर्मली आप कभी भी कोई डेटा जो है उसको समराइज करके देखना चाह रहे होते तो आप एक पिवट टेबल अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर। सबसे क्विक और जबरदस्त सोल्यूशन है पिवट टेबल। यहाँ पर भी पिवट है, लेकिन यहाँ पर पिवट जरा और तरह का है, लेकिन उसके बदले में ना ग्रुप बाय का एक ऑप्शन है। ग्रुप बाय, अगर कोई एसक्यूएल यूजर है तो उसको बड़ी अच्छी तरह से आइडिया होगा कि ग्रुप बाय भी हम डेटा को ग्रुप करने के लिए या पिवट करने के लिए ही यूज कर रहे होते हैं। तो ग्रुप बाय के ऑप्शन में जाके, जैसे लेट्स से मैंने कोई भी एक टेबल जो है उसको ग्रुप करना है, टेबल सेलेक्ट करूंगा, ग्रुप बाय पे चला जाऊंगा। अब ये देखिए मेरे पास ग्रुप बाय के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक है बेसिक और एक है एडवांस। बेसिक में क्या करेगा, ये एक ही जो क्राइटेरिया है उसकी बेस के ऊपर ग्रुप करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि पेरेंट रीजन, चले पेरेंट रीजन ले लो, और पेरेंट रीजन का कॉलम आए और उसके बाद जो कॉलम है उसका नाम हो टोटल रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल। आप सम भी कर सकते हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। टोटल रिकॉर्ड ऑपरेशन क्या करना है जी, काउंट करेगा रोज को, और जब काउंट करना है तो फिर आपको कॉलम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने सम या एवरेज लेना है तो फिर आपको कॉलम सेलेक्ट करना जरूरी है आपके लिए। तो मैं यहाँ पे काउंट ले रहा हूँ, तो उस केस में मुझे कॉलम नहीं देना पड़ेगा, और जब मैं इसको ओके करूंगा तो ये एक बहुत बड़ा डेटा एक छोटे से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई 2 लाख के लगभग तो रोज होंगी, लेकिन वो देखिए उसने उसको एक पिवट की तरह से एक छोटा टेबल बना दिया जिसमें उसने सारे रिकॉर्ड्स काउंट किए और रीजन वाइज उसको समराइज कर दिया। अच्छा, ये तो है एक सिंगल उसके ऊपर फिल्टर करने का। अब मैं क्या करूंगा, मैं ग्रुप रोज को जहां से डिलीट करूंगा ताकि मेरा डेटा दोबारा अपनी असल कंडीशन में आ जाए, और दोबारा से ग्रुप बाय का ऑप्शन यूज करूंगा। लेकिन अब की दफा मैं एडवांस इसका फंक्शन जो है वो यूज करता हूँ। अब मैं मल्टीपल रोज भी ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल ग्रुप्स भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने पहला ग्रुप ऐड किया रीजन का, दूसरा ग्रुप लेट से मैं ऐड कर लेता हूँ पेरेंट आईडी का, और इसी तरह से पहली जो मेरी कैलकुलेशन है वो काउंट रोज की है, तो टोटल रिकॉर्ड्स में ले लेता हूँ और इसमें काउंट रो। दूसरी जो एग्रीगेशन है वो मैं किसी कॉलम को सम कर लेता हूँ। पहले हम जरा यहाँ से कॉलम चूज कर लें ताकि उसमें लेट्स से सम काउंट को ही ले लेते हैं, सम।
अब देखिए ये टेबल किस तरह का बनता है। अब इसमें 4 कॉलम आ जाएंगे, एक रीजन का, एक पेरेंट आईडी का, एक काउंट का और एक सम का। तो ये एक क्विक मेथड है, आप अपने डेटा को अगर पावर पिवट के अंदर जाके, पावर क्यूरी एडिटर के अंदर जाके ग्रुप करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर पिवट अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये देखें मैंने जिस वक्त होम पेज पे क्लिक किया ना, तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्लोज एंड अप्लाई। अगर मैं क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूं तो अब ये सेव हो गया स्टेप आपका। उसने उस सारी चीज़ों को जो मैंने चेंजेस किए हैं यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप 7028 का डेटा देखिएगा तो वो आपको समराइज फॉर्म में मिलेगा। अगर आपने इसको वापस उसी जगह पे लेके जाना है तो फिर आप पावर क्यूरी एडिटर में जाएंगे, डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि लास्ट स्टेप को आप डिलीट कर देंगे तो डेटा फिर से शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए 7028, ये बेसिकली ना मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसमें 3 चीजें हैं, एक है पावर पिवट, एक है पावर क्यूरी और एक है पावर व्यू, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो जो पावर पिवट है ना, वही बेसिकली डेटा मॉडल भी है, डेटा वहीं पे सेव होता है उस डेटा मॉडल में, पावर पिवट के अंदर। तो जो पावर बीआई डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है, जो ये डेटा व्यू है, डेटा यहीं पे सेव हो रहा है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जाके या पावर क्यूरी एडिटर में जाके आप उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, स्टोर नहीं उधर होता, स्टोर यहीं पे आके होगा। ठीक है, अभी वापस चलते हैं पावर क्यूरी एडिटर पे। अच्छा, अब देखें मुझे तो ये स्टेप रिवर्ट करना था, सेव करने के बाद भी रिवर्ट करना था। मैं ग्रुप रोज को हटा दूंगा, मेरा डेटा वापस अपनी पोजीशन पर। ठीक है जी। अब मैं शुरू में ना एक वर्ड को काफी ज्यादा यूज करता हुआ आ रहा हूँ, डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा, वो क्या है और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर डेटा टाइप कौन सी है। अगर आप इस कॉलम नेम के साथ लेफ्ट साइड पे देखें ना, तो इसके साथ एक 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं एबीसी। एबीसी का मतलब ये टेक्स्ट कॉलम है। 1 2 3 का मतलब ये है कि ये होल वैल्यू या नंबर है इसके अंदर। और इसी तरह से अगर डेट कॉलम हमें मिल जाए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, डेट के साथ ये कैलेंडर बना हुआ है, ये डेटा टाइप है। लेकिन यही एक तरीका नहीं है देखने का कि हमारे इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है। आप कॉलम पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ट्रांसफॉर्म के ऊपर, तो डेटा टाइप होल नंबर लिखा हुआ है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे डेटा टाइप्स आपके सामने आ जाएंगे। आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट टाइम में कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स, बाइनरी, डेसिमल नंबर्स, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मुझे यही कॉलम टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपल कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब इस कॉलम के ऊपर आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब ये नंबर सम नहीं होंगे, ये काउंट हो सकते हैं, सम या एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब ये टेक्स्ट कॉलम हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ, बाकी साथ साथ बताता रहूंगा। आपके पास ये कॉलम था एक साइट डेटा के अंदर, जिसमें काफी सारी चीजें आ रही हैं, साइट आ रही है, डेटा है, डेली, DWH अंडरस्कोर, उसकी डेट है, फिर फाइल का नाम है, .csv है। अगर आप इसको मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहें, आपको ये जैसे टेक्स्ट कॉलम करते थे एक्सेल के अंदर, अगर यहाँ पर स्प्लिट करना चाहें तो हमारे पास एक ऑप्शन इसके अंदर स्प्लिट कॉलम का भी अवेलेबल है। अब होम टैब पे देखें तो स्प्लिट कॉलम है, ट्रांसफॉर्म में भी स्प्लिट कॉलम आ रहा होता है इसमें। ये तो ये टूल्स बेसिकली रिपीट हो रहे हैं दोनों टैब्स के ऊपर, काम एक ही है। आपने स्प्लिट कॉलम पे क्लिक किया, अब उसने आपको ऑप्शन दे दिया कि आपने किस तरह से स्प्लिट करना है, उसी तरह से जैसे एक्सेल में ऑप्शन देता था। कोई डिलिमिटर है, कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आप देखना चाह रहे हैं, पोजीशन किसी को लेना चाह रहे हैं, या कुछ मजीद भी है, जैसे लोअर केस से जब अपर केस पे मूव हो तो हो जाए, या अपर केस से लोअर पे मूव हो तो स्प्लिट कर दे, या डिजिट से नॉन डिजिट पे या नॉन डिजिट से डिजिट पे उसको स्प्लिट कर दे। तो मैं जो प्रैक्टिस आपको करके दूंगा वो फर्स्ट ऑप्शन पे दूंगा, लेकिन आप सारे ट्राई कीजिएगा।
अब यहाँ पर ये मुझे ऑटोमेटिकली बताएगा कि मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी बेस के ऊपर मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर उसने अंडरस्कोर दे दिया है। अब मुझे अंडरस्कोर पे नहीं करना, मुझे डॉट पे करना है, तो मैं यहाँ पर डॉट करके उसको सेपरेट कर दूंगा। अगर मुझे इसी पे करना है तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा और उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो जितनी मरतबा भी अंडरस्कोर रिपीट होगा उतने ही कॉलम बना देगा ये। अच्छा सॉरी, मैंने इसको रिपीट नहीं किया था, मैं इस स्टेप को यस, split column by delimiter, split using special character, advanced setting, yes, column each occurrence of delimiter, ठीक है, leftmost rightmost each column, number of column to split into number 6. अब ये देखें उसने हर एक अंडरस्कोर के बाद उस वर्ड को या टेक्स्ट को अलग कर दिया। अच्छा, अब यही सारी चीजें यहां से लेके यहां तक स्प्लिट आपने की थी, या तो आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं या आप इसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, अब रिवर्ट करना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जाएंगे, इस ऑप्शन को जाके आप रिवर्ट कर देंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में चला जाएगा। और अगर आपने इनको एक बनाना है तो आप मर्ज कॉलम पे क्लिक करेंगे और इसको आप बताएंगे नाम क्या रखना है कॉलम का, और अगर कोई सेपरेटर लगाना है जैसे पहले था तो आप सेपरेटर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अब 2 अंडरस्कोर डाल देता हूँ और ओके कर देंगे, ये उसी जो हमने स्प्लिट किए थे एक नए डिलिमिटर के साथ उसको इकट्ठा कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलम को स्प्लिट भी कर सकते हैं और फिर उन कॉलम को आप मर्ज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैं देख लेता हूँ और क्या इंपॉर्टेंट चीज है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। हाँ यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करते हैं, आपके पास डेटा सोर्स भी आपके सिस्टम में पड़ी हुई है, एक फोल्डर के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं, उसी के अंदर आपकी पावर बीआई की फाइल पड़ी है। अब आपने उसको ट्रांसफर करना है किसी दूसरे सिस्टम में, तो आपको उसका डेटा देखें, आप मेरे सिस्टम में था तो मेरे सिस्टम में जो जहाँ पे पड़ा था वो माई डॉक्यूमेंट्स में था, और अगर मैं उसका माई डॉक्यूमेंट्स चेक करूँ ये देखिए, तो उसका पाथ जो है ना वो बनता है मेरे नाम के साथ। ठीक है, मैं माई डॉक्यूमेंट्स में लेट्स से यहाँ पे मैंने रखा था, इसका पाथ ये बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ से डेटा पिक कर रहा है, जब आपके सिस्टम पे जाएगा या किसी दूसरे बंदे के सिस्टम पे जाएगा तो इसको सी भी नजर आ जाएगा, मे बी यूजर भी इसको फोल्डर मिल जाए, लेकिन इसको आबिद डॉट मकसूद के नाम से फोल्डर नहीं मिलेगा। तो वहीं पे आपको ये एरर दे देगा और आपका हर टेबल जो है उसके साथ एक एरर का साइन बन जाएगा। अब उससे कैसे जो है ना आपने इसको ट्रांसफर करने के बाद चेंज कैसे करना है, आप डेटा सोर्स सेटिंग चेंज पे जाएंगे और हर एक टेबल को सिलेक्ट करके चेंज सोर्स कर देंगे। चेंज सोर्स के बाद आपने दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है कहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है और उसको ओके करते जाएं, तो आपका ये डेटा सोर्स जो है ये नए सिस्टम के मुताबिक इसके साथ अलाइन हो जाएगा। आपस में फाइल शेयर करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और कहीं पे कोई चीज़ समझ में ना आए या कहीं पे आप स्टक हो जाएं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो या जिसके ऊपर आप कुछ सवाल करना चाहें, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मे बी आगे चल के मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आसमा किस चीज़ को मैं रिपीट करूँ, थोड़ा सा बता देते हैं। किस स्टेप को रिपीट करने की जरूरत है या कहाँ से मैं इसको दोबारा रिपीट करना शुरू करूँ। ठीक है, यानी कि डेटा सोर्स सेटिंग को। अच्छा, इसका ना एक और तरीकाकार भी है। अप्लाइड स्टेप में सबसे पहला ऑप्शन देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये सोर्स लिखा हुआ है। इसके
ऊपर भी अगर क्लिक करते हैं तो ये आपको फोल्डर की सेटिंग के ऊपर ले जाता है। लेकिन ये उस वक्त तक जो है ये वर्क करता है अगर आप अपने ही सिस्टम में एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव पे उठा के इसको लेके जा रहे हैं। जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मूव करते हैं तो फिर आपको डेटा सोर्स सेटिंग की जरूरत पड़ती है। अब आपने क्या किया, होम टैब पे गए, उसके बाद डेटा सोर्स सेटिंग पे क्लिक किया, फिर आपके पास जितने भी कनेक्शन आप बिल्ड किए हुए आपने, जैसे ये एक्सेल से है, ये नोटपैड की फाइल है, उसके बाद ये एक पूरा फोल्डर हमने किया था, और लास्ट पे जो है ये एसक्यूएल सर्वर है। तो जिस भी सोर्स की सेटिंग्स आपने चेंज करनी है, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है और चेंज सोर्स सेटिंग करनी है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे एसक्यूएल का केस आ गया या फोल्डर का केस आ गया, वो फिर भी आपको एरर देते हैं। तो आपने उस सूरत में क्या करना होता है, सबसे पहले उसकी परमिशंस को क्लियर करना होता है। जो ऑलरेडी आपने उसको वहां पर परमिशंस दी हुई है वो आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आप सोर्स चेंज करेंगे तो वो पिक कर जाएगा। वेबसाइट्स के केस में भी ऐसे ही होता है। अगर आपने वेबसाइट से डेटा गेट किया हुआ है और उसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं और फिर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट करते हैं, तो भी आपको परमिशंस क्लियर करनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद सोर्स को चेंज करना होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? यासिर साहब, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। आई होप आपको सारी चीजें जो है वो समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझसे 1 to 1 भी पूछ सकते हैं, आप चैट में पूछ सकते हैं, बोल के पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये सब समझ आ गया तो नेक्स्ट जो असाइनमेंट है आपकी, जो भी टेबल आप करेंगे उनमें से किसी एक पर्टिकुलर टेबल को आपने पकड़ना है और जी बिल्कुल, इसको आपने पूछा ये है कि ये सिर्फ उसी वक्त करना पड़ेगा जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं डेटा सोर्स को। अगर आप एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव पे भी लेके जाते हैं तब भी आपको ये सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर पाथ दिया था, एक कनेक्शन बिल्ड किया था। अब उस कनेक्शन के ऊपर आपका सोर्स है ही नहीं, डेटा ही नहीं है, तो उसको मिलेगा नहीं, तो वो एरर दे देगा। तो आपको जब भी आप एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपना ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मूव करते हैं, तो आपको ये सेटिंग्स करनी पड़ेगी। अच्छा जी, असाइनमेंट का एक पार्ट तो मैंने आपको पहले बता दिया था। स्क्रीनशॉट्स के 2 स्क्रीनशॉट्स आपने शेयर करने हैं गेट डेटा के बाद, और एक डेटा मॉडल का आपने शेयर करना है। अब जो दूसरा पार्ट है इस असाइनमेंट का, वो ये है कि आपने पावर क्यूरी एडिटर ओपन करना है, किसी भी एक टेबल को ले लें, उसको ग्रुप भी करना है आपने। अब ये चीज ज़हन में रखिएगा, ग्रुप करना है, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को स्प्लिट करना है, और उस कॉलम वो जो स्प्लिट होगा 2, 3 या 4 में, उसको मर्ज करना है। मुझे कैसे पता चलेगा ये सारा कुछ आपने किया है? आपके अप्लाइड स्टेप्स जो हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने ये सारे स्टेप्स जो हैं इसके ऊपर किए हुए हैं। और ये स्क्रीनशॉट तीसरा होगा जो थर्ड स्लाइड पे लगा सकते हैं, या अगर वर्ड में आप भेज रहे हैं तो तीसरे पेज पे जाके ये लगा सकते हैं। आपकी असाइनमेंट्स जो हैं ये आयशा मानंद को कॉपी करके मुझे सेंड होनी चाहिए, क्योंकि जो असाइनमेंट आप डायरेक्टली सिर्फ मुझे सेंड करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे, होपफुली वो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। आपने जो भी असाइनमेंट सेंड करनी है उसमें आयशा मानंद को जरूर कॉपी कीजिएगा। असाइनमेंट का पार्ट 1 जो है, आपने गेट डेटा किया, डिफरेंट डेटा सोर्सेज से 5 टेबल आपने इंपोर्ट करने हैं और डेटा व्यू में जाके उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, और आपने उसको पीपीटी में पेस्ट कर लें या वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लें। उसके बाद मॉडल व्यू में जाके एक और स्क्रीनशॉट लेना है जिसके अंदर वो सारे टेबल जो है विजिबल होने चाहिए, और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो उसी पीपीटी में नेक्स्ट स्लाइड पे या वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लें। और तीसरा स्क्रीनशॉट आपने लेना है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाके, 3 स्टेप आपने अप्लाई करने हैं। तो
3 स्टेप कौन कौन से होंगे? फर्स्ट स्टेप इज आपने ग्रुप करना है डेटा को, दूसरा स्टेप जो है वो आपने स्प्लिट करना है एक कॉलम को, और तीसरा है आपने मर्ज करना है। अच्छा, अब ये असाइनमेंट अगर आपको समझ में ना आई हो, समझ से मुराद ये है कि भूल जाएंगे क्या क्या चीजें थी, तो ये वीडियो आपको जो है ये ट्रेनिंग के एंड के ऊपर इसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो प्लीज खुद को ऐड कर लें। मैं ग्रुप का लिंक जो है वो परफेक्ट। अच्छा, ग्रुप का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसे शेयर करूंगा मैं? कैसे शेयर करूंगा? यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेते हैं, आई थिंक है व्हाट्सएप यहाँ पे, और यहाँ पर पावर बीआई ट्रेनिंग, और ये हमारा ग्रुप का लिंक आ गया। थैंक यू आमिर, आपने भी शेयर कर दिया है और मैंने भी शेयर कर दिया है। तो यहाँ से आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, और ये होपफुली आपको विद इन एन आवर और 2 जो है ये आपको मिल जाएगा। अब कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। कल के दिन में हम डेक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेक्स क्या चीज़ है, डेक्स के अंदर क्या कैसे कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, इसलिए उसके लिए मेंटली रेडी रहिएगा। नहीं 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 नहीं, सिर्फ पावर बीआई सर्विस के लिए साइन इन जरूरी है। अगर आप पावर बीआई सर्विस यूज नहीं कर रहे, आपने सिर्फ डेस्कटॉप की एप्लीकेशन ही यूज करनी है, तो उसके लिए साइन इन करना तो वो सबसे एंड पे लास्ट डे के ऊपर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, और किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन? हमारे पास 8-10 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। जब मेरे पास आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं ना, आपने किसी तरह की झिझक लेके नहीं आना, आपने खुल के सवाल पूछने हैं। और मैं किसी भी सवाल को स्टूपिड क्वेश्चन नहीं कहता, हर सवाल आपका राइट है, आप पूछें, और मेरा फर्ज है कि मैं आपको आपके सवाल का एक सेटिस्फाइड किस्म का जो है आंसर करूं। ये देखें, ये है kaggle.com, ठीक है। इसमें ना दुनिया जहान के जो पाइथन और बिग डेटा के लोग हैं वो सारे यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे होते हैं। आपने क्या करना है, आपको डेटा चाहिए ना, आप लिख दें जी मुझे डेटा चाहिए, लेट से कोविड का डेटा चाहिए, कोविड डेटा। अब बहुत सारी आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे, कुछ सीएसवी की फाइल्स भी मिलेंगी, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो फिल्टर्स भी हैं इसके अंदर। आप किसी एक डेटा सेट को ओपन करें और फाइल डाउनलोड कर लें अपने पास और यूज कर लें। टेलको का डेटा मिलेगा आपको, ई कॉमर्स का डेटा मिलेगा, वेबसाइट्स का डेटा मिलेगा, बहुत सारा डेटा लोगों ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा हुआ है, और कुछ ऐसा है जो पे भी करना पड़ता है जिनके लिए, लेकिन आप तो अपनी प्रैक्टिस के लिए फ्री डेटा ले सकते हैं। अब ये देखें, इसमें स्मॉल डेटा सेट्स भी हैं और लार्ज डेटा सेट्स भी हैं। 45 फाइल्स ऐसी हैं जो लार्ज डेटा सेट की हैं। तो आप लोगों ने चूंकि पावर बीआई पे काम करना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि किसी बड़ी फाइल को जो है वो डाउनलोड करें। नहीं, आप एक काम करें, आप विंडो कौन सी यूज कर रहे हैं? 10 यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा ना, तो एक ऑप्शन ये है कि आप उसी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएं और वहां पर दिसंबर 2020 का जो वर्जन है वो सर्च कर लें, वो काम कर जाएगा। ओ ओ ठीक ठीक ठीक।
फिर यही है कि आपके पास आदिल इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आप आगे चल के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन साथ साथ करेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ी तौर पे आंसर होते जाएंगे। परफेक्ट। फॉर्मेट में डिफरेंट है। CSV बेसिकली आपका ह्यूज डेटा सेट जो है वो उसको अपने अंदर वो कर सकती है, समा सकती है, लेकिन एक्सेल की एक लिमिट है। एक्सेल 1 मिलियन और 48,000 समथिंग रोज है, उसके बाद हैंड्स अप हो जाता है। CSV नहीं हैंड्स अप होगा। CSV में आप 1 GB डेटा भी डाल दें वो ले जाएगा, क्योंकि उसको एज अ टेक्स्ट रीड कर रहा होता है वो कोई। हाँ जी, आपने इसका CSV का जो वर्जन है, ये देखिए, ये मेरे पास फाइल आ गई और यहाँ पर मेटा डेटा CSV है 500 और कुछ MB की ये फाइल है। यहाँ से जाके मुझे देखना होगा कि मैंने, ओह सॉरी, ये तो 44 GB की फाइल है। इतना बड़ा डेटा किसी ने अपलोड किया है। अब ये 45 GB का डेटा जो है ना, ये हमारे काम का नहीं है, ये उन लोगों के काम का है जो बिग डेटा सीख रहे हैं, जो हडूप सीख रहे हैं, ये उनके काम का है, जो बिग क्वेरी सीख रहे हैं। चलें इसको ट्राई करते हैं। 951 इसको ट्राई करके देख लेते हैं। लेट्स सी, ये आ गया। ये एक रीडमी की फाइल है, मुझे रीडमी नहीं चाहिए, मुझे मेटा डेटा चाहिए। उसमें मैंने क्लिक किया और उसको डाउनलोड पे कर दिया। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें एक फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है, जिसका जिप साइज 334 MB है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो होपफुली ये 951 MB की हो जाएगी, और उसके बाद आप उसको ऐसे ही किसी फोल्डर में रखें और वहां से आप पावर BI में डायरेक्टली उठा लें, क्योंकि इतनी बड़ी फाइल जब आप करेंगे तो वो एक्सेल में तो ओपन होगी नहीं। जिसका साइज ही 951 MB है तो उसके अंदर डेफिनेटली जो डेटा है वो बहुत ज्यादा होगा, वो एटलीस्ट 4 से 5 मिलियन रोज तो होंगे। अरसल, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपको आई होप सब समझ आ गया। अच्छा, इस पावर BI की ना एक खूबसूरती ये है कि इसमें डिफरेंट लोगों का जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट चीज़ों में डेवलप होता है। कुछ लोग गेटिंग डेटा में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और बड़े मास्टर हो जाते हैं कि आप किसी तरह का भी डेटा कहें ना कि ये फलां जगह से उठाना है डेटा, वो उठा के दे देते हैं आपको थ्रू डेटा फ्लोज, डेटा सेट्स और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, APIs हैं। कुछ लोग डैक्स के बड़े मास्टर होते हैं, वो डैक्स बड़ा प्यारा लिखते हैं, इसमें वो ज़बरदस्त इतने लंबी चौड़ी कोडिंग की होती है। कुछ विजुअलाइजेशन में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, खास तौर पे जिनको ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं वो जाके विजुअलाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, वहाँ से जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर काम करना करते हैं। कुछ लोग जो है वो ऑटोमेशन के बड़े शौकीन होते हैं, तो वो ऑनलाइन के ऊपर बहुत काम कर रहे होते हैं, यूज़र मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे SQL में आप करते हैं यूज़र मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स मैनेजमेंट करते हैं, वर्क स्पेसेस की मैनेजमेंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो उसमें बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये भी बेसिकली पावर BI भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी साइंस है। सब क्लियर है जी? कल कोशिश कीजिएगा हर बंदा अपनी असाइनमेंट्स जो है वो मिस आयशा को कॉपी करके 2 बजे से पहले मुझे ईमेल कर दे। ये असाइनमेंट्स के सारे तमाम असाइनमेंट्स के रिजल्ट आपको ओवर द वीकेंड जो है वो मिल जाएंगे, इसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे और ईमेल से। जी, अभी तो हमने सिर्फ डेटा कैसे लेके आना है वो सीखा है। इसके बाद हम इसको कल डेक्स लिखेंगे, फार्मूलाज कैसे लिखते हैं, उसके बाद हम उस पे जाएंगे, विजुअलाइजेशन पे जाएंगे, वहां पर आप एक कंप्लीट डैशबोर्ड भी डेवलप करेंगे। इसमें डैशबोर्ड नहीं कहते, इसमें रिपोर्ट कहते हैं बेसिकली। इसमें डैशबोर्ड होता है जिसके अंदर आपकी डेटा फाइल भी पड़ी हो, जिसमें आपकी रिपोर्ट फाइल भी पड़ी हो, जिसके अंदर आपके डेटा सेट्स पड़े हो, डेटा फ्लोज पड़े हो, उन सब के कॉम्बिनेशन को डैशबोर्ड कहते हैं पावर BI सर्विस में।
लेकिन ये जितना मर्जी खूबसूरत बना लें, जितना मर्जी इसमें चीजें डाल लें, होगी ये रिपोर्ट ही, इसका नाम रिपोर्ट ही होगा। चलें जी, मैं अभी सेशन को एंड करने जा रहा हूं। कल आई होप कि आप सब लोग